हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट सेकंड ऑफ द आरबीएससी मॉडल पेपर डिस्कशन। इसके अंदर देखिए हम लोगों ने पार्ट ए के अंदर जो हमारा पार्ट वन वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने सेक्शन ए पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर हमारे पास में 18 एमसीक्यू थे, 6 फिलअप थे और 12 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे। टोटल मिला के हमारे पास में 36 मार्क्स का पेपर हम लोग कवर कर चुके थे, जो मॉडल पेपर था हमारा। अब पार्ट टू, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर बी, सी और डी, तीनों के तीनों सेक्शन इसी पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए। ओके चलिए, सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास में दे रखे हैं टोटल 10 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आता है और ऐसे करके हमारे ये सेक्शन 20 मार्क्स का बनता है। चलिए इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है कि अनीश अमन बिजनेस स्टार्टेड ए बिजनेस इन अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 2 लाख रुपीस एंड 1 लाख रुपीस रिस्पेक्टिवली। देखिए, अनीश ने जो है वो 2 लाख रुपए बिजनेस में डाले, अमन ने 1 लाख रुपए डाले हैं। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद में। अब इस क्वेश्चन के अंदर है ना, डेट नहीं दी हुई कि किस डेट को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, किस डेट को इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। इधर डेट नहीं दी हुई। तो मैं यहाँ पे बेस्ट अजम्पशन ये मान के चलता हूँ कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा वो फर्स्ट डे ऑफ ईयर चालू होगा। या तो 1 जनवरी को बिजनेस चालू हो गया होगा, या फिर हमारे पास में 1 अप्रैल को हमारा बिजनेस चालू हो गया होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा 1 जनवरी या 1 अप्रैल को मेरा बिजनेस चालू हो गया। और 3 महीने बाद में अनीश ने तो विड्रॉ किया है बिजनेस के अंदर से 50,000 रुपीज। अमन ने इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपीज। एक पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, दूसरा पार्टनर बिजनेस के अंदर पैसा डाल रहा है। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। चलिए, एग्जाम के अंदर आप लोगों को मैं जैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ वैसे ही प्रेजेंट करके आना है, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। या फिर दूसरा प्रेजेंटेशन आप फॉलो करना चाहते हो तो अलग तरीके का प्रेजेंटेशन आप फॉलो कर सकते हो। इधर देखिए, बेस्ट प्रेजेंटेशन तो ये रहेगा कि जो उन्होंने पूछा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो का वो आप हेडिंग डाल दो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे पूछा नहीं है कि अनीश की करनी है या अमन की करनी है, तो मैं दोनों की ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले फॉर अनीश, अनीश के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, ध्यान सुनिएगा। अनीश ने बताइए बिजनेस के अंदर पैसा कितना डाला था। अनीश ने बिजनेस जब चालू किया था तो उसने इन्वेस्ट किए थे 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए उसके 3 महीने तक पड़े रहे होंगे बिजनेस के अंदर, हाँ जी। तो इस 2 लाख के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला होगा 3 महीने का। तो 2 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट उसको मिला होगा, वो भी कितने महीनों का मिला होगा, 3 महीनों का मिला होगा। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल कम्स अराउंड मे बी 5,000। 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 3/12, ये आ गया हमारे पास में 5,000 रुपीज, 5,000। नेक्स्ट आगे दे रखा है, अनीश ने जो है आफ्टर 3 मंथ अनीश ने विड्रॉ किया है। अनीश ने विड्रॉ किया मतलब स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख रुपए, और उसने 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। तो अब बताइए उसके पास में पैसा कितना रहा है बिजनेस के अंदर। अब उसके पास में सर बिजनेस के अंदर पैसा रहा है 1,50,000 रुपीज। अब इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 9 महीनों का। तो 1,50,000 के ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 9 मंथ का। वो आ रहा है 11,250। जब इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 16,250। हाँ जी, 16,250। अब अपन को कैलकुलेट करना है दूसरे पार्टनर का, फॉर अमन। अमन ने बिजनेस के अंदर कितना पैसा डाला था। अमन ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 1 लाख रुपए डाला था, उसके ऊपर उसको मिलने वाला है 10% का इंटरेस्ट, वो भी 3 मंथ्स का। तो इसका आंसर आ जाएगा 2,500। और फिर उसके बाद में उसने बिजनेस के अंदर 1,50,000 रुपीज डाल दिया, मतलब उसके 1 लाख रुपीज तो पड़ेगा और उसने 50,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिया 3 महीने बाद में। तो अब बताइए, अब उसका कैपिटल कितना हो गया बिजनेस के अंदर, 1,50,000 हो गया। अब उसके ऊपर 10% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कितने महीने का, 9 मंथ्स का। बताइए कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 11,250। दोनों का टोटल आ जाएगा हमारे पास में 11,250। और मेरे पास में ये 13,750 आएगा। 13,750 दोनों का टोटल आ गया, ठीक है। अब सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि हुआ कैसे, अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए। मान लेते हैं 1 जनवरी को अपना बिजनेस चालू हुआ था और 31 दिसंबर को हमारा बिजनेस एंड होता है, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब अपना जो कैलेंडर ईयर है वो एंड होता है। यहाँ पे एक पार्टनर ने 2 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाए और बिजनेस के अंदर उसने 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। तो अब बताइए उसका बिजनेस के अंदर कैपिटल कितना रहा, 1,50,000 रहा। तो बताइए, पहले वाले पहले जो उसने पैसा लगाया था यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर तो उसको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी किसके ऊपर, स्टार्टिंग में जो 2 लाख रुपए लगाए उसके ऊपर आपको 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि यही 3 महीने बिजनेस के अंदर पड़ा रहा था। अब अगले जो 150 है उसके ऊपर आपको 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा।
समझ में है? वैसा ही दूसरे पार्टनर के साथ रहेगा। दूसरे पार्टनर का बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में पैसा कितना था? स्टार्टिंग में पैसा था 1 लाख रुपए। बाद में उसने 50,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। अब उसका कितना पैसा हो गया? 1,50,000 रुपीज। तो यहाँ से यहाँ उसको 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ पे उसको 3 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी 1 लाख के अमाउंट के ऊपर। समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर जाते हैं। इधर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, ए और बी दो पार्टनर है 2:1 के अंदर। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, मतलब सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद में, इट वाज फाउंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 2000 एंड 1500 रेस्पेक्टिवली हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर ये किसका क्वेश्चन है? ये हमारे पास में है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट मतलब अपन लोगों ने फाइनल अकाउंट्स बना दिए हैं, जनरल एंट्री, लीजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ बन चुका है, फाइनल अकाउंट्स भी बन चुके हैं। बनाने के बाद पता चला है कि किसी पार्टनर को 2,000 रुपए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लेना था और एक पार्टनर से 1,500 रुपए उससे लेना चाहिए था। तो लेना चाहिए था तो हमने लिया नहीं है, तो अब क्या करें? तो सर लिया नहीं है तो ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेथड कौन सा लगाना है। जो क्वेश्चन पूछेगा वही आपको मेथड लगाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे उसने बोला है नेसेसरी जनरल एडजस्टिंग एंट्रीज पास करो। एंट्री नहीं बोला है उसने। अगर एक एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री बोला होता तो मैं पहला वाला मेथड लगा देता, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाला मेथड। लेकिन मेरे को पी एंड एल एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों से ही आप लोगों को सिखा देता हूँ कि करना कैसे है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग कर लेते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट एंट्रीज। पहला मेथड, पी एंड एल एडजस्टमेंट एंट्रीज। देखिए, पी एंड एल एडजस्टमेंट एंट्रीज के अंदर ध्यान रखिएगा कि अगर पार्टनर को कुछ भी देते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करना है? क्रेडिट करना है। अगर पार्टनर से कुछ भी लेना है आपको तो पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास में दो पार्टनर है, तो मैं दोनों की कैपिटल को डेबिट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना लेना है दोनों से? एक से तो लेना है सर 2,000 रुपीज और एक से लेना है हमको 1,500 रुपीज। और क्रेडिट किसको कर देंगे? टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 3,500। ठीक है, सर मैं अब नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। दोनों पार्टनर से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया है। अगला क्या करेंगे? जो भी आपने ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया है, अब इसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज कैसे करेंगे? इधर देखिए, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से आपने क्रेडिट किया था? 3,500 से। तो उतने ही अमाउंट से आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और नीचे लिख देंगे टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,500 को हम 2:3 के अंदर बांटेंगे। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 3,500 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। इससे आंसर आ रहा है 2,333, 2,333। एक का आंसर है 1,167। राउंड फिगर करेंगे, 6.6666 आ रहा है तो इसको राउंड फिगर कर लेंगे ताकि दोनों का टोटल हमारा इसके बराबर हो जाए। ठीक है, पहला मेथड तो ये। दूसरा मेथड ये बोलता है कि हमको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी। सेकंड मेथड है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अगर हम लोग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर, उस केस के अंदर हम लोगों को एक टेबल बनानी पड़ती है। आप लोगों को टेबल टेबल सिखाई भी होगी। इसमें हम लोग दोनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, दोनों पार्टनर्स का डेबिट क्रिएट करेंगे, फॉर्म का भी डेबिट क्रिएट करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे लिख देंगे ए बी और यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म। यहाँ पे लिख देंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इनसे 2,000 रुपये लिया, बी से 1,500 रुपये लिया। अगर इनसे पैसा लेते हैं तो फॉर्म को क्या करना है? फॉर्म को करना है क्रेडिट। तो फॉर्म की इनकम होगी 3,500 रुपये। भाई पार्टनर से पैसा लेंगे तो फॉर्म को मिलेगा, तो फॉर्म की क्या हो जाएगी? इनकम। अब वो जो फॉर्म को पैसा मिला हुआ है उसको वापस क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब जो आपने यहाँ पे 3,500 बैलेंसिंग फिगर निकाला है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स के बीच में।
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेबिट में अमाउंट आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा। कितना अमाउंट आ जाएगा? 3500 डिवाइड बाय 3, ओके टू। तो यहाँ पे आ जाएगा 2333 और यहाँ पे आ जाएगा 1167। ठीक है। अब बताइए इधर का टोटल कितना हो रहा है सर? इधर का टोटल 2000 है, इधर का टोटल 2333 और यहाँ का है 1500, यहाँ का है 1167। बताइए यहाँ पे क्या ज्यादा है सर? यहाँ पे डेबिट ज्यादा है। ए का डेबिट ज्यादा है कितना? 333 से। और यहाँ क्या ज्यादा है? यहाँ से क्रेडिट ज्यादा है। एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है और यहाँ पे डेबिट ज्यादा है। डेबिट कितने से ज्यादा है? 3333 से। तो सर वही एंट्री पास आउट कर लो। एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास में? किसको डेबिट करना है? 20 के कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल। कितना अमाउंट आ जाएगा? 333। अब नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है। अब सर ये एंट्री और ये दोनों एंट्री सेम कैसे है? दोनों सेम ही है बच्चे। इधर देखिए, ए डेबिट कितने से हो रहा है? 2000 से। क्रेडिट कितने से हो रहा है? 233, मतलब एक्स्ट्रा क्रेडिट हो रहा है। मतलब क्या? 3333 से एक्स्ट्रा क्रेडिट हो रहा है। यस। तो एज कैपिटल को 333 से और मैंने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया है। समझे? यहाँ पे हम लोग नेट नेट में काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रॉस में काम करते हैं, टोटल में। समझा? तो ये वाला आपका करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या है? एंट्रीज पूछी है। यहाँ पे वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं मांग रहा है आपसे। ओके। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर बोल दे कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो उस केस के अंदर बच्चा ध्यान देता नहीं है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट की जगह उसका करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में। और यहाँ पे भी आपको करंट अकाउंट से एंट्री करनी पड़ेगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर उसने अपन को पूछा है कि गुडविल की वैल्यू निकालो। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। अच्छा ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी। फिर उसके बाद में प्रॉफिट है पहले साल का 2 लाख, फिर लॉस है 50,000, फिर 3 लाख, फिर 3,50,000। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। बताइए नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का आपको एवरेज लेना है। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट, ये हमारे गुडविल का फॉर्मूला होता है। हाँ जी। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट मैं यहाँ पे शॉर्ट में एपी लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में एपी लिखना नहीं है। एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग लेंगे, सबसे पहले तो हम लोग हमारे टोटल प्रॉफिट को ऐड अप करेंगे, उसके बाद में उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर कितने हमारे पास है? 4। फिर यहाँ पे आपको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा 2,50,000, 3 लाख और 3,50,000। यहाँ पे एक एक फिगर आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आपको लिखना है 2 लाख रुपए, फिर उसमें से माइनस करना है आपको 50,000 रुपीज, प्लस करना है आपको 3 लाख रुपीज, फिर प्लस करना है 3,50,000 रुपीज। 3 3 6 6 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हमारे पास में 2 लाख रुपए आ रहा है। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 लाख रुपए से। सॉरी, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 6 लाख रुपए। ये हमारा मेन आंसर है। ओके, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दिलीप, राहुल, सुनील पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 3 लाख, मतलब 31 मार्च का प्रॉफिट अपने को दे रखा है 3 लाख रुपए। ठीक है। दिलीप रिटायर ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को वो रिटायर हो रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू दिलीप एंड मेक द एडजस्टमेंट जनरल, मेक द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे है ना हमारे पास में दो काम करने के लिए उसने बोला है। पहले तो उसको कैलकुलेशन करके बतानी पड़ेगी कि कितना अमाउंट उसको मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को, और दूसरा अपन को ये बताना है कि उसकी जनरल एंट्री क्या होने वाली है। ठीक है। इधर देखिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दी है पहले से, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द दिलीप। अब दिलीप रिटायर कब हो रहा है ध्यान से देखिएगा। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल से चालू हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है, लेकिन वो भाई साहब रिटायर हो रहे हैं 30 सितंबर को। तो क्या मैं बोलूँ वो 6 महीने बाद में रिटायर हो रहा है, 6 मंथ बाद में रिटायर हो रहा है। हाँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बाद में वो रिटायर हो रहा है। तो उसको 6 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन मैं किस बेसिस के ऊपर उसको प्रॉफिट दूं? अब आप लोगों को ध्यान होगा कि प्रॉफिट देने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं। या तो हम उसको टाइम के हिसाब से दे सकते हैं पैसा, या फिर टर्नओवर के हिसाब से दे सकते हैं। टाइम के हिसाब से देते हैं
टाइम के हिसाब से देते हैं तो हम लोग टाइम कंसिडर करते हैं 6 महीने 7 महीने। अगर टर्नओवर के हिसाब से देते हैं मतलब हम लोग सेल्स के हिसाब से दे रहे हैं, पिछले साल की सेल्स और पिछले साल का प्रॉफिट देख के देते हैं। चलिए सबसे पहले निकालते हैं प्रॉफिट अप टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट कितना है? देखिए 3 लाख रुपए जो प्रॉफिट है हमारे पास में वो तो पूरे साल का है। तो बताइए 6 महीने का कितना हो जाएगा? ₹1,50,000। 1,50,000। अब इसके अंदर दिलीप का हिस्सा कितना है? दिलीप शेयर इन दिलीप का हिस्सा कितना है प्रॉफिट के अंदर? 1,50,000 जो है वो पूरी की पूरी फर्म का प्रॉफिट है। तो दिलीप का हिस्सा कितना है? 3/7। कर लीजिए 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7। इसका आंसर आ रहा है 6428 ओके, इतना आंसर आया है। अब इसकी करनी है अपन को जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होती है? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट देने की एंट्री क्या होगी? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग प्रॉफिट प्रोवाइडेड टू पार्टनर। ओके। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसकी कैलकुलेशन हम लोग एक बारी में भी तो कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं बिल्कुल। 3 लाख रुपए लीजिए, 3 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/12 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके शेयर से 3/7 से, तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है। पंकज, नवल और शेखर 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3। शेखर रिटायर हो गया। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पंकज और नवल। ओके। ये वाला पार्टनर रिटायर हो चुका है। उसके बाद में इन दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बता रहा है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, उनके अकाउंट कैपिटल के अंदर बैलेंस है 3 लाख रुपए और 2,60,000 रुपए। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट इट वॉज डिसाइडेड बाय बोथ दैट देयर कैपिटल वुड बी एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। पास द जनरल एंट्री फॉर ब्रिंगिंग इन और टेकिंग आउट एडिशनल कैपिटल बाय द पार्टनर्स। अपन को ये पूछा जा रहा है कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाए उसके बाद में जो दो पार्टनर है उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो कैपिटल होगी फर्म की वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा कितना। कौन जा रहा है? शेखर जा रहे हैं। शेखर के जाने के बाद में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा कितना? 4:3। ठीक है। अब अपन को जनरल एंट्री करनी है तो मैं जनरल एंट्री के लिए थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ देता हूँ। थोड़ा सा 4 लाइन मैंने यहाँ पे स्पेसिंग छोड़ दी। अब मेरे को उन्होंने वर्किंग नोट कैलकुलेशन का बोला नहीं है तो मैं नीचे वर्किंग नोट में दिखाता हूँ। नीचे लिखते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। मतलब शेखर के जाने के बाद में अब नए फर्म की कैपिटल रहेगी कितनी? एक की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। दूसरे की कैपिटल कितनी है? 2,60,000 रुपए। एक की कैपिटल है 3 लाख रुपए, दूसरे की कैपिटल है 2,60,000 रुपीज। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 5,60,000 रुपीज। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी इलस्ट्रेशन नंबर 15 या 16 आप लोग देखेंगे तो वहां पे ही आएगा। और मैंने आप लोगों को केसेस करके करवाए थे। व्हेन न्यू पार्टनर्स न्यू फर्म इज कैपिटल इज गिवन एंड न्यू फर्म्स कैपिटल इज नॉट गिवन। और एक कुछ पॉलिसी वाले क्वेश्चन भी करवाए थे। 3 केसेस उनमें मैंने बना के करवाए थे। तो इसमें से ये दूसरा केस है जहाँ पे फर्म की कैपिटल दी भी नहीं है। तो फर्म की कैपिटल दी भी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? जो पार्टनर्स बचे हुए हैं उनकी कैपिटल है वही फर्म की क्या रह जाएगी? टोटल कैपिटल बन जाएगी। बताइए कितना आ गया? 5,60,000। अब इसी 5,60,000 की कैपिटल को हम लोग दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब मैं निकाल देता हूँ कैपिटल शुड बी, शुड बी दोनों की कैपिटल होनी कितनी चाहिए। और नीचे लिख दूंगा मैं एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल का मतलब होता है कि आपकी दोनों की कैपिटल है कितनी अभी। एक की कैपिटल है 3 लाख, एक की कैपिटल है 2,60,000, पंकज और नवल की। तो यहाँ पे है पंकज, यहाँ पे है नवल। एक की कैपिटल है 3 लाख रुपए, एक की कैपिटल है 2,60,000 रुपए। अब मैं 5,60,000 को डिवाइड कर देता हूँ उनके न्यू रेशियो में 4:3 के अंदर। ठीक है। मैं 5,60,000 रुपीज को दोनों को यहाँ पे डिवाइड करके लिखता हूँ। देखिए 5,60,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3। तो एक का आ रहा है 2,40,000, एक का आ रहा है 3,20,000। ठीक है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नए बिजनेस की कैपिटल आप दोनों की इतनी इतनी होनी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी आपकी कैपिटल कितनी है? इतनी है। तो अब देखिए एक पार्टनर पैसा निकालेगा और एक पार्टनर बिजनेस के अंदर पैसा लेके आएगा। इधर देखिए इसका 3,20,000 रुपए होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। तो आपको 20,000 रुपए का क्या करना पड़ेगा? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप करोगे ब्रॉड, लेके आओगे। और आप क्या करोगे? आपका कैपिटल नेगेटिव में आ रहा है, मतलब आप क्या करने वाले हो? विड्रॉ करने वाले हो।
बिजनेस से आपको पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कैपिटल 2,40,000 ही होनी चाहिए, लेकिन एग्जिस्टिंग आपकी कैपिटल कितनी है अभी भी आपकी कैपिटल जो है वो 2,60,000 है। तो 20,000 रुपए आपकी कैपिटल ज्यादा है, तो आप क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है। केस नंबर 2 के अंदर मैंने ये भी बताया था, अगर दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अपने पास में गिवन है, दोनों का जब टोटल करेंगे उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, और ये जो आएगा ये दोनों का इक्वल आना चाहिए। मतलब एक पार्टनर जितना पैसा लेके आएगा दूसरा पार्टनर उतना ही पैसा लेके जाएगा बिजनेस से। चलिए अब इसकी एंट्री कर देते हैं। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल, पंकज कैपिटल, और नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 20,000, 20,000, यहाँ पे भी 20,000, यहाँ पे भी 20,000। ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एग्जाम के अंदर आप लोगों के पास में इतना टाइम नहीं रहेगा कि हर क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मेट बनाएं, हर क्वेश्चन के लिए प्रेजेंटेशन करें। तो जैसे मैंने काम किया है वैसे काम कर लीजिए, और लास्ट में जब आपके पास में थोड़ा सा भी एक्सेस टाइम बचेगा तो एक ऐसा फॉर्मेट बना के आ जाइएगा। ठीक है। आपको अमाउंट ऐसे ही लिखना है। ठीक है। बीच में लाइन खींच सको ऐसा आप लोगों को फॉर्मेट मेंटेन करके चलना है। ठीक है। अब इसका नरेशन क्या आ जाएगा, इसका नरेशन आ जाएगा बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय द पंकज, यहाँ पे आ जाएगा बीइंग एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय द नवल, नवल ने जो एक्सेस कैपिटल थी उसने विड्रॉ कर ली। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। अब ये जो है ये आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी के अंदर इसका बेटर तरीके से प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और मैंने आपको शॉर्ट में समरी में टिक क्रॉस करके भी करवाया था। ठीक है। तो आप वहां से इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ये रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मैं शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, देखिए दो डिफरेंसेस पूछे हैं, मैं चार चार या तीन डिस्कस कर लेता हूँ। इधर देखिए, सबसे पहला पहला मीनिंग, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, बिजनेस को पूरा क्लोज कर रहे हो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस को बंद कर रहे हो, इसका सिर्फ इतना सा मतलब ये होता है कि आपके जो रिलेशन है वो थोड़े क्लोज हो चुके हैं, टर्मिनेट हो चुके हैं। यहाँ पे दूसरा, असेट को कहाँ पे सेल कर दिया जाता है, असेट को यहाँ पे सेल कर दिया जाता है और लाइबिलिटी को यहाँ पे पे कर दिया जाता है। यहाँ पे असेट और लाइबिलिटी को सिर्फ रीवैल्यू किया जाता है, बढ़ रही है घट रही है वो वैल्यू देखी जाती है यहाँ पे। ठीक है। तीसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे क्लोज कर दी जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है और यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको जो डिविडेंड दिया जाता है या फिर इनको जो लाभांश दिया जाता है वो फिक्स्ड होता है, डिविडेंड इनको फिक्स दिया जाता है, और इनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है। और जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जब भी कंपनी बंद होती है या फिर कंपनी के अंदर कभी भी कुछ पैसा वापस लौटाना पड़े किसी शेयर होल्डर को, तो उस केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, पहले उनको पैसा लौटाया जाता है। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन, राम लिमिटेड ने परचेज करी है फैक्ट्री फ्रॉम श्याम लिमिटेड। अब बताइए इसके अंदर से कौन कौन सा कंपनी किससे क्या परचेज कर रहा है। यहाँ पे जो राम लिमिटेड है वो परचेज कर रहा है फैक्ट्री किससे, श्याम लिमिटेड से। तो सर श्याम लिमिटेड कौन हो गया, ये हो गया हमारा वेंडर। वेंडर मतलब जो बिजनेस अपना बेच रहा है या फैक्ट्री अपनी बेच रहा है। और राम लिमिटेड कौन हो गया, परचेजर। तो बताइए किसकी बुक्स के अंदर एंट्री करेंगे, राम लिमिटेड की बुक्स के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। उसने परचेज करी है, फैक्ट्री परचेज करी है, तो इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड यहाँ पे लिखेंगे आप लोग जर्नल, और फैक्ट्री परचेज करने की एंट्री क्या हो जाएगी, फैक्ट्री अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री अकाउंट डेबिट टू श्याम लिमिटेड। अमाउंट कितना आ जाएगा, 36 लाख रुपीज। एंड अग्रीड टू मेक ए पेमेंट टू श्याम लिमिटेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर। आप जो पेमेंट कर रहे हो वो कर रहे हो 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए का डिबेंचर है एट 20% प्रीमियम। अच्छा, तो फेस वैल्यू डिबेंचर की हमारे पास में 100 है, और उसको आप इशू कर रहे हो सामने वाले को 120 रुपए में। मतलब सामने वाले को जब डिबेंचर दिए जा रहे हैं तो उसको आप 120 रुपए का डिबेंचर दे रहे हो। ठीक है। अब इस सिनेरियो के अंदर हम लोगों को नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का, नीचे रखोगे आप इशू प्राइस कि कितने में आपने इशू किया है, इशू प्राइस। ऊपर रखेंगे हम लोग परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन की जगह कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम यहाँ पे एपी लिखते हैं, अमाउंट पेबल, आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऊपर हम लोगों को अमाउंट देना है उसको 36 लाख रुपए, डिवाइडेड बाई 120। तो बताइए नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए,
ये आपको वर्किंग नोट एग्जाम के अंदर लिख के आना पड़ेगा। 36 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो आपके पास में आ गया नंबर ऑफ डिबेंचर 30,000। 30,000 डिबेंचर आ गए। चलिए पेमेंट करते हैं श्याम लिमिटेड को। श्याम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। अब डिबेंचर के सामने हमेशा याद रखना कि फेस वैल्यू आएगी। बताइए कितने डिबेंचर है, 30,000 डिबेंचर है, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 30 लाख रुपए। तो डिबेंचर के सामने तो आ जाएगी फेस वैल्यू, और जो वेंडर है उसके सामने आ जाएगा पीसी, और बाकी का पैसा कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो भी 6 लाख रुपए। अभी 6 लाख रुपीज कैसे आया, आपके पास में 30,000 डिबेंचर है, मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज। ठीक है, अब नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग फैक्ट्री परचेज फ्रॉम श्याम लिमिटेड, बीइंग पेमेंट मेड टू श्याम लिमिटेड इन 10% डिबेंचर इशूड एट 20% प्रीमियम। ठीक है, चलिए। और हाँ, यहाँ पे बच्चे एक और गड़बड़ करते हैं। ये फॉर्मूला तो बच्चों को याद रहता है कि इशू प्राइस से डिवाइड करना है, इशू प्राइस से डिवाइड करना है। लेकिन जब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनी जो है वो 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रही है, वो भी 10% डिबेंचर ऑफ ₹100, अब बच्चे एट 20% प्रीमियम 120। बच्चे क्या बोलते हैं, सर 5 लाख रुपए के डिबेंचर है, उसको 120 से डिवाइड करना है, इशू प्राइस। गलत, 5 लाख फेस वैल्यू की डिबेंचर है, इस टाइम पे आपको 100 रुपीज से डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चे ये कॉमन मिस्टेक यहाँ पे यही करते हैं कि हर बार फेस वैल्यू से, हर बार इशू प्राइस से डिवाइड करते रहते हैं। इशू प्राइस से तो सिर्फ एक ही बार डिवाइड होगा, जब आप लोग नंबर ऑफ डिबेंचर निकालोगे, वो भी परचेज कंसिडरेशन के टाइम पे। समय है, चलिए नेक्स्ट। अब ये थोड़ा वाला, ये जो थोड़ा क्वेश्चन है वो एम्बिग्यूस है। एम्बिग्यूस मतलब इसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। आरबीसी यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है वो थोड़ा क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट का उन्होंने थोड़ा सा झोल किया हुआ है। चलिए देखते हैं। आपको बोला है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको बनाना है यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डिवेंचर हमारे पास में दे रखे हैं 1 अप्रैल 2023 को, और 31 मार्च 2024। तो ये हमारे पास में ओपनिंग हो गई, ये हमारे पास में क्लोजिंग हो गया। बताइए ओपनिंग में डिवेंचर कितने थे, 1 लाख के, क्लोजिंग में कितने के, 2 लाख के। तो बताइए कितना बढ़ रहा है, 1 लाख रुपए बढ़ रहा है। 1 लाख रुपए के डिबेंचर बढ़ रहे हैं, मतलब आपने क्या किया होगा, इशू किया होगा डिबेंचर को। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि रिडम्पशन भी किया है 50,000 के डिबेंचर का। अच्छा, तो इसका अपन लोगों को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिना अकाउंट बनाने में भी काम हो सकता है। इधर देखिए, आपके पास में 1 लाख रुपए के डिबेंचर है। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे और 50,000 का आपने रिडम्पशन कर दिया, 50,000 को आपने पेमेंट कर दिया। बताइए अब डिबेंचर कितने रहने चाहिए, 50,000। लेकिन आपके पास में डिबेंचर कितने हैं, 2 लाख रुपए की। मतलब कहीं ना कहीं आपने 1.5 लाख रुपए के डिबेंचर को वापस इशू किया होगा। 1.5 लाख रुपए के डिबेंचर को वापस आपने इशू कर दिया, तो इससे आपके पास में इनफ्लो आया होगा, पैसा आया होगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेड यहाँ पे दिया हुआ है 2,000 रुपीज। एक्चुअली यहाँ पे इंटरेस्ट पेड 20,000 रुपीज होना चाहिए। 20,000 होगा तभी तो 2 लाख के ऊपर 10% हो जाएगा, 10%। समझ है? या फिर 1 लाख के ऊपर 10% कितना होता है, 10,000 रुपए। या तो ओपनिंग पे होगा या क्लोजिंग पे होगा। अभी 2,000 रुपए उन्होंने इंटरेस्ट पेड लिखा है, तो जैसा उन्होंने लिखा है वैसे ही अपन लोग काम करते थे, और लास्ट में जाके एक नोट लिख के आ जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर हम लोगों ने कितने इशू किए, 1,50,000 रुपए के डिबेंचर को हमने इशू किया है। फिर लिखेंगे हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितने डिबेंचर का हमने रिडम्पशन किया है, कितना है वो, 50,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड करना बच्चों हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, 2,000 रुपीज। इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 लाख में से 1,50,000 में से 50 माइनस कर दिया तो 1 लाख, 1 लाख में से ये 2,000 माइनस किया तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा 98,000 रुपीज। और ये पॉजिटिव आंसर है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब नोट में यहाँ पे आप एक चीज लिख के आ जाना एग्जाम के अंदर, अगर हमारे पास में इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो हम 10% अप्लाई करते 1 लाख के ऊपर, हम 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करके आते। हमारे पास में ये रहता है कि इंटरेस्ट हमने 2,000 रुपए पे किया है, तो हम इतना ही मानेंगे कि कंपनी ने 2,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया है, बाकी का 8,000 रुपए का इंटरेस्ट कंपनी ने अभी तक पे नहीं किया है। हम ये मानते हुए अगला क्वेश्चन, मतलब यहाँ ये मान के नोट लेके आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर जाते हैं। शो द फॉलोइंग आइटम, अब यहाँ पे क्या लिखा है, शो, प्रेजेंट करके बताओ, बैलेंस शीट के अंदर बताओ। ऐसा कर देंगे ना, ये वाली बैलेंस शीट, नहीं नहीं नहीं, ये वाली बैलेंस शीट नहीं चलने वाली। आपको जो कंपनी की शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट है वो बनानी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। देखिए, शो द फॉलोइंग बैलेंस शीट आइटम इन द बैलेंस शीट कृष्णा लिमिटेड। तो सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे कृष्णा लिमिटेड, फिर लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट,
इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, 20 लाख रुपए का। फिर दे रखा है इन्वेंटरीज, ठीक है, इसको इन्वेंटरीज को तो डायरेक्ट लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारे लिए नॉन करंट एसेट होता है और ये पीपीई में जाएगा। कैश हमारे पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। 4 आइटम पूछा है, फटाफट बता देते हैं अपन लोग, ठीक है। सबसे फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास में इक्विटी लाइबिलिटीज। उसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट पार्ट आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। अब मेरे पास में शेयर होल्डर्स फंड, अब मेरे पास में जितने हेड्स दे रखे हैं मैं उतने के ही नोट्स बनाते हुए चलूंगा। मेरे को यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस की कोई जानकारी है नहीं, तो मैं रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बनाने वाला, तो इसके लिए मैं बनाऊंगा नोट नंबर 1। फिर है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आता है हमारे पास में असेट्स में। सेकंड पार्ट आएगा हमारे पास में असेट्स, उसमें पहला आ जाएगा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले हम लोग इसको फिक्स्ड एसेट बोला करते थे, लेकिन अब जब से AS10 आया है तो AS10 बोलता है कि यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज हमारे पास में आता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर तो अगला हेड बनाएंगे हम लोग करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर हम लोग लिखेंगे इन्वेंट्रीज। फिर लिखेंगे हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे नोट नंबर 2, यहाँ पे 3। अच्छा, इसके 3 की जरूरत नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब शेयर कैपिटल में अमाउंट हमारे पास में कितना जाने वाला है, 20 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 20 लाख। आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में इन्वेंट्रीज दे रखा है 13 लाख रुपीज और लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 20 लाख रुपीज, इन्वेंट्री दे रखा है हमारे पास में 13 लाख रुपीज का और ये दे रखा है 50 लाख रुपीज का। अब मैं बना देता हूँ नोट्स। नोट्स, पहला नोट बनेगा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में हमारे पास में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल में हमारे पास में है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब शेड्यूल 3 ये बोलता है कि आपके पास में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, सबसे पहले बताओ ऑथराइज कितनी, इशूड कितनी, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, कितने बोनस शेयर आपने इशू किए, सारी जानकारी आपको देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट शेयर कैपिटल लिख देंगे, कितना, 20 लाख रुपए, ठीक है। सेकंड नोट बनेगा हमारे पास में पीपीई का। पीपीई ये वाला, इसको मैं शॉर्ट में पीपीई बोल रहा हूँ। एग्जाम में पीपीई लिख के आना मत, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा पीपीई। पीपीई के अंदर क्या है हमारे पास में, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 13 लाख रुपीज। फिर अगला नोट है हमारे पास में, थर्ड नोट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कैश, कितना है अमाउंट, 50,000 रुपीज, ठीक है। अब कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे सर इक्विटी शेयर का टोटल और असेट साइड का टोटल मैच नहीं होगा। ये मैच होने भी नहीं वाला है, हमको यहाँ पे सिर्फ शो करने के लिए बोला था। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख के आ जाएंगे, ये हमारे पास में सिर्फ क्या है, एक्सट्रैक्ट। ये हमारे पास में कोई मेन बैलेंस शीट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक्सट्रैक्ट लिख के छोड़ के आ जाएंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में जनरल एंट्री पूछ रहा है पेमेंट टू रजनी। मतलब जो पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसको जब पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने की क्या एंट्री होती है वो बतानी है आप लोगों को, ठीक है। क्या दे रखा है, राज, रवि और रजनी 3 पार्टनर, इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर मतलब 1:1:1। रजनी रिटायर हो रही है 31 मार्च 2015 को, ठीक है। 1,20,000 रुपए उसको पेबल थे ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। द पेमेंट टू रजनी इज डिसाइडेड टू मेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल मतलब अब यहाँ पे बोला नहीं है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पे इनको इक्वल लिखना चाहिए था। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 8% पर एनम। आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है और साथ में उसको 8% का इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मैं पहले टाइमलाइन बना देता हूँ। बताइए, पहले साल उसके बाकी कितने थे, पहले साल उसके 1,20,000 रुपए बाकी थे, ठीक है। अब पूरे साल उसका पैसा बाकी रहा और लास्ट में जाके हम लोगों ने उसको कितना पेमेंट किया होगा। देखिए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 1,20,000 रुपए बाकी है और 3 बराबर किस्तों में पेमेंट करना है, तो हर एक किस्त कितने की आएगी, 40,000 रुपए की आएगी। तो पहले साल हम पेमेंट कितना करेंगे, पहले साल हम 40,000 रुपए पे करेंगे। पहले साल 40,000 रुपए पे होगा, प्लस साथ में लगेगा इंटरेस्ट। लेकिन अब पहले साल इंटरेस्ट किस पे लगेगा, देखिए पूरे साल बाकी कितना था, 1,20,000 रुपए बाकी था। तो 1,20,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कितना, 8% का। तो इंटरेस्ट लगेगा 1,20,000 के ऊपर, वो भी 8%।
तो 1,20,000 इंटू 8%, 9,600। तो पहले साल जो पेमेंट होगा फर्स्ट ईयर के एंड में वो 49,600 रुपीज का पेमेंट होगा। अब बताइए अगले साल बाकी कितना है? 80,000 रुपए। भाई पहले साल बाकी कितना था? पहले साल 1,20,000 रुपए बाकी था। पूरे साल हम लोगों ने ब्याज दिया और 40,000 रुपए भी पे कर दिया। अब बताइए बाकी कितना है? 80,000 रुपए। तो अगले साल हम लोग पे कितना करेंगे? अगले साल वापस साल के एंड में कितना पेमेंट करने वाले हैं हम लोग? 40,000 रुपए पे करने वाले हैं। लेकिन अब जो ब्याज लगेगा, अब जो इंटरेस्ट लगेगा, 80,000 रुपए के ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 80,000 रुपए। और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है कितना? 8%। तो कितना? 6,400 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगली बार हम पेमेंट कितना करने वाले हैं? 46,400। एक बार एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आया था, पूछा था कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कितना पे करेंगे, वो कैलकुलेट करके बताइए। वो 2023 के अंदर पूछा था। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, इधर तो जनरल एंट्री पूछी है, तो जनरल एंट्री करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, अब हमारे पास में 40,000 रुपए बाकी है। अब वापस लगेगा इंटरेस्ट। 40,000 रुपए के ऊपर जब इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 3,200। अब हम लोग लास्ट में जब पेमेंट करेंगे तो 40,000 प्लस 3,200 रुपए इंटरेस्ट का भी पे करेंगे, तो 43,200 पे करेंगे। ठीक है, तो ये पेमेंट रहेगा। बताइए पेमेंट कितना कितना करना है? पहले तो 49,000, फिर 46,000, फिर ये तीन पेमेंट आप लोगों को करने हैं। हाँ, अब जब तीन पेमेंट करने हैं तो सबसे पहले करेंगे क्या? सबसे पहले इंटरेस्ट लगेंगे? नहीं, सबसे पहले जो भी पैसा उसका बाकी है, रजनी का जितना भी पैसा बाकी है वो उसके कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? कैपिटल अकाउंट से निकाल के उसके लोन में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, क्योंकि उसका क्या हो रहा है? रिटायरमेंट हो रहा है। सर अगर उसकी डेथ हो गई होती तो कहाँ ट्रांसफर करते? उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में या लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर उसका पैसा ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे तो उसका रिटायरमेंट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उसी का ही लोन अकाउंट मेंटेन करके चलूंगा। तो पहली एंट्री क्या होगी? जितना भी पैसा उसका बाकी है कैपिटल का, वो सारा का सारा कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? आप लोग उसके लोन में ट्रांसफर करोगे। तो आप लोग लिखने वाले हो रजनीश, रजनीश कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना भी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था सारा का सारा रजनी के लोन में डाल दोगे। और ये रजनी का लोन अकाउंट कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। जितना भी पेमेंट था 1,20,000 रुपए, सारा का सारा हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब हम लोग लगाएंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की क्या एंट्री होती है? बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रजनीश लोन। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 9,600। और फिर जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? रजनीश लोन अकाउंट डेबिट। ये ईयर वन की, ये कौन सी डेट को एंट्री होगी हमारे पास में? डेट क्या दी हुई क्वेश्चन के अंदर? 2015। तो ये 2016 मार्च 31 को ये एंट्री करेंगे। फिर रजनीश लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर आप बैंक भी लिख सकते हो यहाँ पे 49,600, 49,600। हाँ जी, एक और एंट्री होती है। सर एक और एंट्री क्या होती है? जो हमारे पास में ये इंटरेस्ट है ना, ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डालते हैं या फिर पीएनएल में डालते हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री एक और करी जाती है। लेकिन मैं अभी वो वाली एंट्री करूंगा नहीं। ठीक है सर, क्यों नहीं करनी? क्योंकि उसने यहाँ पे सिर्फ बोला है जनरल एंट्री फॉर द पेमेंट टू रजनीश। रजनी को पेमेंट करने की एंट्री बताओ। यहाँ पे ये थोड़ा बोला सारी की सारी जनरल एंट्री कर दो। तो मैं सिर्फ पेमेंट पेमेंट की एंट्री करूंगा। ठीक है, अब अगला साल फिर आएगा, तो 2017 मार्च 31 को। अब मैं क्या करूंगा? अब इंटरेस्ट की एंट्री पास करूंगा। सबसे पहले मैं लगाऊंगा उसके ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन रजनीज लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रजनीज लोन। अमाउंट कितना आ जाएगा? नेक्स्ट ईयर हमारे पास में इंटरेस्ट लगने वाला है 6,400 रुपए का। अगले साल जब आप अमाउंट पे करोगे तो एंट्री हो जाएगी रजनीज लोन अकाउंट डेबिट, रजनीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना पे करोगे आप? 46,400, 46,400। फिर नेक्स्ट ईयर आप वापस यही काम करने वाले हो। नेक्स्ट ईयर भी यही दो एंट्री पास आउट होगी, लेकिन यहाँ पे अभी ईयर चेंज हो जाएगा और अमाउंट भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आएगा 2018 और यहाँ पे आप इंटरेस्ट लगाने वाले हो 3,200 रुपए, 3,200। और जो अमाउंट पे होगा वो 43,200 होगा। और यहाँ पे 43,200 का अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, परफेक्ट है। आप ऐसा फॉर्मेट एग्जाम के अंदर प्रेजेंट करके आ सकते हो। फिर लास्ट में जब आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम बचे तो यहाँ पे बीच में क्या कर देना? लाइन्स ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो इससे आपका फॉर्मेट भी बन जाएगा। ओके।
ठीक है। अब आप ऊपर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। फॉर्मेट में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा एग्जाम के अंदर, फॉर्मेट हम लोग लास्ट में बनाएंगे। पहले हम लोग आंसर लिख देंगे, आंसर के मार्क्स ले लेंगे, उसके बाद में प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, ओके चलिए। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग प्रोसीजर टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर पूछ रहा है, तो कब का, रिटायरमेंट का भी पूछा है और डेथ का भी पूछा है, दोनों टाइम का अकाउंटिंग प्रोसीजर बताना है। देखिए, जब भी डेथ हो जाती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जितना भी उसका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। जो भी उसके करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा होगा वो भी उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उसका जितना भी रिजर्व में पार्ट होगा, उसका जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, जनरल रिजर्व होगा, रिजर्व फंड, जितना भी उसका पार्ट प्रॉफिट के अंदर होगा वो प्रॉफिट हम लोग उसको दे देंगे। लॉस लॉस के अंदर उसका जितना भी शेयर होगा वो पैसा हम लोग उससे ले लेंगे। ठीक है, जितना भी उसका हिस्सा गुडविल में बनता है वो गेनिंग पार्टनर उनके गेनिंग रेशियो के अंदर रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर को दे देंगे। ठीक है, और अगर वो मिडल ऑफ द ईयर रिटायर हो रहा है तो जितने टाइम पीरियड बाद में वो रिटायर हो रहा है, साल के स्टार्टिंग से मिडल ऑफ द ईयर तक, उतने टाइम पीरियड का उसको प्रॉफिट दे देंगे, या तो टर्नओवर बेसिस के ऊपर दे देंगे या टाइम बेसिस के ऊपर दे देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, पीरियड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिजीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये काम हम लोग करेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, या तो हम पेमेंट उसको लमसम कर देंगे। लमसम का मतलब क्या होता है, पेमेंट इन वन गो, एक ही साथ में आपने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। या तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्तों में पेमेंट करेंगे, ये किया ना आपने अभी, ये इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया, वैसे ही आप लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे। डेथ के केस में जितना भी उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस होता है सारा का सारा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। या तो एग्जीक्यूटर को लमसम दे देंगे या एग्जीक्यूटर को इंस्टॉलमेंट के ऊपर पेमेंट करेंगे। समझ में आ गई बात, बस यही प्रोसीजर आप लोगों को इंग्लिश के अंदर या फिर हिंदी के अंदर आपको लिख के आना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, विक्रम और विक्रांत दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका दे रखा है 1:2। ठीक है, और फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 2021 की। ठीक है, बैलेंस शीट है उसके पास में, P&L है, और यहाँ पे कुछ लॉसेस वगैरह नहीं है। ठीक है, विक्रम और विक्रम और ये विक्रांत होना चाहिए, ये वीरन तो नहीं है, ये विक्रांत होगा। विक्रांत ने डिसाइड किया कि वो डिसॉल्व करेंगे फॉर्म ऑन द अबाउट डेट। असेट 4,50,000 में बिकी और क्रेडिटर को फाइनल पेमेंट किया गया है 25,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, ये कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन का मतलब होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 5,000 रुपीज। शो रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी जगह आपको ये भी पूछ सकता है जर्नल एंट्री करके बताओ। समझ में आ रही बात, जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है और रियलाइजेशन भी पूछ सकता है। देखिए, पिछले साल तक ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर के अंदर डिसोल्यूशन का आता नहीं था, यहाँ पे एडमिशन का क्वेश्चन आता था। लेकिन अब यहाँ पे फिक्स है कि आपके डिसोल्यूशन का 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से पढ़िएगा। हाँ जी, चलिए देखिए, डिसोल्यूशन के टाइम पे हम लोगों को दो क्रॉस करने पड़ते हैं। सर दो क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक तो होता है बैलेंस शीट का क्रॉस और दूसरा होता है हमारे पास में रियलाइजेशन का क्रॉस। सर बैलेंस शीट का क्रॉस क्या होता है, जो भी एसेट यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट लॉसेस को छोड़ के या फिर कैश को छोड़ के, जो भी एसेट हमारे पास में बिकने वाली है सारी की सारी एसेट को हम लोग कहाँ पे, इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में, और उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। ठीक है, और जो भी लाइबिलिटी पे करनी होगी बाहर वालों की, वो सारी की सारी लाइबिलिटी हम लोग इस साइड में पे कर देंगे। इस साइड में हम लोग पहले उसको ट्रांसफर करेंगे, पे नहीं करेंगे, पहले उसको ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ की सारी एसेट को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ओके, चलिए ट्रांसफर करते हैं। पहला है डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू डेटर, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग। अब डेटर वगैरह जो भी जितने भी ट्रांसफर होंगे, ये हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, बुक वैल्यू, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू पे ही हमारे पूरे के पूरे ट्रांसफर होंगे, 80,000, 1,00,000, 70,000 और 1,00,000। 80,000, 1,00,000, 70,000 और 1,00,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास में बिल्डिंग और मशीनरी। बिल्डिंग हो गया, फिर मशीनरी है 80,000 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा टू मशीनरी। ठीक है, 80,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में क्रिएटर, P&L को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे, P&L को पार्टनर्स कैपिटल के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और कैपिटल को भी बाय बैलेंस पीडी करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर अकाउंट, कितना है, 30,000 रुपीज। देखिए, पहला क्रॉस लग चुका है,
इधर का इधर ट्रांसफर कर दिया। अब जो भी एसेट होती है सारी की सारी एसेट को बेचेंगे तो इस साइड में आ जाएगा और लाइबिलिटी को पे करेंगे तो इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इधर हमारे पास में यूज किया हुआ है कैश अकाउंट, तो मैं सारी की सारी एंट्री जो है वो कैश से करने वाला हूँ। अब यहाँ पे नीचे दे रखा है आपको असेट रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है कि आपने असेट को बेच के पैसा ले लिया बिजनेस के अंदर। कितना आया है हमारे पास में 4,50,000 रुपीज, और क्रेडिटर को फाइनली आपने पेमेंट किया है 25,000 रुपीज। लेकिन यहाँ पे कैच है, अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी हुई होती तो तब भी क्या पेमेंट करना पड़ता कि क्रेडिटर को? जी हाँ, क्रेडिटर को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता, वो भी कितना? फुल अमाउंट का पेमेंट करना पड़ता। जितना उनका बाकी है ना 30,000 रुपीज, वो पूरा का पूरा 30,000 रुपीज आपको पे करना पड़ता। ठीक है, तो आप पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए मैं अलग पेन यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश, और ब्रैकेट में लिख देंगे असेट रियलाइज्ड। कितना दे रखा है? वो दे रखा है 4,50,000 रुपीज, और यहाँ पे लिख देंगे टू कैश। किसको किसको पेमेंट किया? एक तो हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया सर 25,000 रुपए का, और दूसरा हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंस थे, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? 5,000 रुपए। ओके, चलिए अब निकालते हैं प्रॉफिट ऑफ द लॉस। इधर का टोटल आ रहा है 4,80,000 रुपीज, और इस साइड का टोटल ले लेते हैं एक बार। 80,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,00,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000। इधर का आ रहा है 4,60,000, तो मेरे पास में यहाँ पे 20,000 रुपीज का प्रॉफिट बच रहा है। 4,80,000 रुपीज, तो यहाँ पे आ जा रहा है टू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसमें किसमें बटेगा? विक्रम और विक्रांत के अंदर। तो विक्रम विक्रांत में किस रेशियो में बटेगा? 1:2 में। एक का आ रहा है 6,667, और एक का आ रहा है 13,333। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। व्हाट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट फॉर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर? क्रेडिटर के लिए पेमेंट, क्रेडिटर के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि उसको पेमेंट कितना करना है और ये बताया हुआ नहीं हो, तो हम लोग क्या करेंगे? सारा का सारा क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म। टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो करिएगा मत। क्यों? क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिए, और ये पूरी की पूरी थ्योरी है, पूरी थ्योरी है, तो आपको ये याद थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। इसके अंदर पहला है हमारे पास में कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एट विल, समझ में आया? डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, ठीक है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के अंदर तो 5-6 टाइप के डिसोल्यूशन है, समझा? तो वो सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, पूरे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे एक एक पॉइंट, समझा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कैश फ्लो के रिगार्डिंग है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और साथ ही साथ आपको कैलकुलेट कर आपको फर्नीचर अकाउंट भी बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। बच्चे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ये आपके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, समझा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है अपन को। फर्नीचर अपन को दिया हुआ है 1/4, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1/4/2024 है। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने दिया है हमारे पास में 2 लाख रुपए का फर्नीचर है, और क्लोजिंग के टाइम पे हमारे पास में 2,50,000 रुपीज का फर्नीचर है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो दे रखा है वो 30,000 है, और क्लोजिंग में है 50,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग, अच्छा फर्नीचर कितने का था? 20,000 रुपए का फर्नीचर था, उसको हम लोगों ने बेच दिया है। सर ये कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे ध्यान से सुना, अगर आपके पास में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब होता है कि वो फर्नीचर ओरिजिनली में कितने में खरीदा गया था। वो जो फर्नीचर है अपने पास में, वो फर्नीचर को 20,000 में आपने परचेज किया था विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि उसके ऊपर आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 10,000। ठीक है, और उसको सेल कर दिया आपने 7,000 रुपीज में। ठीक है, चलिए पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, दोनों के अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट को भी प्रिपेयर कर लेते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी। आइए, फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस आप लोगों को पता होगा कि ये डेबिट होगा। क्यों डेबिट बैलेंस? क्यों होता है? क्योंकि ये एसेट होता है, बढ़ेगा तो डेबिट में और कम हो जाएगा तो क्रेडिट में। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट होता है वो क्रेडिट बैलेंस का होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में प्रोविजन का अकाउंट है, रेदर आई वुड से कि ये हमारे फर्नीचर का नेगेटिव बैलेंस है। फर्नीचर को कम करने के लिए ये अकाउंट को मेंटेन किया गया है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बढ़ेगा तो यहाँ पे और ये घटेगा तो इस साइड में। ठीक है, चलिए अब इसके दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग की पोस्टिंग कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, और इस साइड में आ जाएगा हमारे पास में बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी,
ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। अमाउंट कितना है इसका? था 30,000 रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस था हमारे पास में 50,000 रुपीज। इसका ओपनिंग कितना है? इसका ओपनिंग है हमारे पास में 2 लाख और उसका है 2,50,000। ओपनिंग है 2 लाख रुपीज और इसका क्लोजिंग अमाउंट जो है हमारे पास में है 2,50,000 रुपीज। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि हमने एक फर्नीचर को 20,000 का था, उसको हम लोगों ने सेल कर दिया है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए एक वर्किंग नोट बना देते हैं। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी? फर्नीचर की कॉस्टिंग थी हमारे पास में 20,000 रुपीज। माइनस कर देंगे उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर ये अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? मतलब इस फर्नीचर के ऊपर टोटल अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। मतलब इस फर्नीचर को आपने 2-3 साल पहले खरीदा होगा और आज तक, मतलब जब से खरीदा है आज तक इसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है। किसी साल 4,000 5,000 ऐसे लगा होगा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन आज तक इसके ऊपर 10,000 रुपए का लगा है। तो बताइए आज की तारीख में जब मैं इसको बेच रहा हूँ तब उसकी डब्ल्यू कितनी है? बताइए। इसकी डब्ल्यू आ गई हमारे पास में 10,000। और इसी को हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है जिस दिन हम लोग हमारी एसेट को बेच रहे हैं वो कितनी वैल्यू की है, 10,000 रुपीज की। और आपने इसको सेल कितने में किया है? सर सेल किया है हमने 7,000 रुपीज में। ठीक है, अब मेरे को कंपेयर करके बताइए लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। सर 10,000 की बुक वैल्यू की एसेट को आपने 7,000 बेच दिया, तो सर यहाँ पे हमारे पास में हो रहा है लॉस ऑन सेल। बेचने पे लॉस हो रहा है 3,000 रुपीज का। ठीक है, चलिए एक ध्यान सुनना। जो असेट जा चुकी है क्या उसका डेप्रिसिएशन भी आपके पास में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इकट्ठा हुआ हुआ पड़ा है? हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो असेट बेच चुके हैं उसका डेप्रिसिएशन भी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से हटा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेल। जो असेट बेच चुके हैं उसका डेप्रिसिएशन हम लोग फर्नीचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और यही सेम फिगर, यही सेम आइटम आप यहाँ पे लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम से। यहाँ पे लिखोगे आप बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप लोग एग्जाम के अंदर पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एडडेप। ठीक है, अब उसको बेचा है तो पैसा आया होगा, तो बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेल। आपको एग्जाम में ब्रैकेट में सेल लिखने की जरूरत नहीं है। कितने में सेल किया आपने? 7,000 रुपीज में। और आपके पास में क्या हो रहा है? लॉस। तो लॉस को मैं इधर पोस्ट करूंगा और प्रॉफिट होता तो इधर में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना? 3,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए टोटलिंग करते हैं। बताइए इस साइड की टोटल कितनी आ जाएगी? इस साइड की टोटल 2,50,000 और 20,000। तो यहाँ की टोटल आ रही है 2,70,000 रुपीज। इधर का टोटल भी 2,70,000 रुपीज आ रहा है। तो बताइए अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड में कुछ बच रहा है 70,000 रुपीज का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फर्नीचर बढ़ रहा है। हाँ सर फर्नीचर बढ़ रहा है। तो फर्नीचर बढ़ा होगा मतलब क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि आपने उसको परचेज किया होगा। फर्नीचर बढ़ने का एक ही कारण है कि बिजनेस के अंदर हम लोगों ने उस फर्नीचर को परचेज किया होगा। कितने का फर्नीचर है? 70,000 रुपीज का है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इधर देखिए। हमारे पास में डेप्रिशिएशन था कितना? 30,000। और ईयर के एंड पे डेप्रिशिएशन कितना हो गया? 50,000। और इधर का टोटल कितना हो रहा है? 60,000। तो इधर का टोटल पहले कर लीजिए 60,000 रुपीज। इस साइड का टोटल भी कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज। तो सर यहाँ 30,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया होगा, लगाया होगा। तो डेप्रिसिएशन जब लगाया होगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान सुनो, हमारे पास में कैश फ्लो बनाने के लिए हम लोगों को दो चीज चाहिए, इनफ्लो और आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। बताइए इनफ्लो कब हो रहा है? जब आप अपनी एसेट को बेच रहे हो तब आपके पास में क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है। जब आप अपनी एसेट को खरीद रहे हो फर्नीचर को तो आपके पास में क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है। चलिए इसको पोस्ट करते हैं कैश फ्लो के अंदर। पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहले लिख देंगे हम सेल ऑफ फर्नीचर। कितना सेल किया? 7,000 रुपीज में सेल किया। और परचेज ऑफ फर्नीचर कितना? 70,000 रुपीज।
अब दोनों को जब माइनस करोगे तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, नेगेटिव का 63,000 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा कैश फ्लो यूज्ड इन, या फिर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमारा पैसा जो है वो 63,000 यूज हो चुका है कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है इसी क्वेश्चन के और में आया हुआ है, और दोनों इस साल जो है आरबीएससी जो है दोनों और में एक ही चैप्टर से सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे कैश फ्लो का दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट आपको दे रखा है 2024-25 का 15,000 रुपए आफ्टर, ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए। अगर एग्जाम में उसने बोल दिया कि ये डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं हुआ है तो आपको वापस प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डेप्रिसिएशन को प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे नेट प्रॉफिट से माइनस हो चुका है। अगर वो माइनस नहीं हुआ है तो हम उसको इग्नोर करके चलेंगे, हम उसको वापस एड बैक नहीं करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कि 15,000 में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो चुका है, मतलब माइनस हो चुका है, तो 5,000 के डेप्रिसिएशन को हम वापस प्लस कर देंगे। आइए चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा, ओए की जगह ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा लिखिएगा। फिर सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख देते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर आप सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना चाहते हैं इतना लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे, सर क्या ऐड करने वाले, नॉन कैश एक्सपेंसेस, या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को प्लस करेंगे। बताइए क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमारे पास में सिर्फ नॉन कैश एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, वो भी कितना है 5,000, तो 5,000 को प्लस कर देंगे। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास में 15,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास में द करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड 25 आर एज फॉलोज। इधर देखिए, ये हमारे पास में दे रखा है ओपनिंग का डेटा, ये हमारे पास में क्लोजिंग का डेटा। ट्रेड रिसीवेबल पहले थे 12,000, अब हो गए हैं 14,000। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास में करंट असेट होता है, ये करंट असेट जो है बढ़ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पहले 500 थे, अब कितने हो गए 700 हो गए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब इस साल आपने 200 रुपए का प्रोविजन बनाया होगा, मतलब प्रॉफिट में से निकाला होगा, तो इसको वापस क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। यहाँ पे एड बैक करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, या फिर इंक्रीज, कितने से इंक्रीज हुआ, 200 रुपए से इंक्रीज हुआ। चलिए इस वाले पॉइंट को कंसिडर कर लिया अपन लोगों ने। फिर यहाँ पे दे रखा है ट्रेड पेबल 12,000 से 13,000 हो गया, मतलब हमारी करंट लाइबिलिटी जो है बढ़ रही है, तो बढ़ती है तो प्लस करो। फिर इन्वेंट्री स्टॉक 4,000 से 5,000 हो गया, तो सर ये हमारी करंट असेट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, इसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग डील करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में। और हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, कैश ही का तो फ्लो ढूंढ रहे हैं, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग ही दे रखा अपन को, तो इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज के अंदर ऐड किया कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट दे रखा है अपने पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमारी करंट लाइबिलिटी होता है, ये क्या हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, तो सर इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे पास में करंट असेट होते हैं, ये हमारे पास में बढ़ रहे हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलिए इससे हमारे पास में क्या मिल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एग्जाम में वर्किंग कैपिटल पूरा लिख के आइएगा आप लोग, चेक कीजिए कितना आ रहा है, क्या आपके पास में 20,200 आ रहा है, यस, हाँ। अब इसके अंदर हम लोगों को वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को कंसिडर करना पड़ेगा। अब सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल हमारे पास में होता है, वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट सीए एंड सीएल, इन दोनों कंपोनेंट के चेंजेस को अपन लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है 2,000 रुपए से, तो इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने से इंक्रीज हो रहा है ये, 2,000 रुपए से, तो इसको हम लोग कर देंगे माइनस। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में प्रोविजन, प्रोविजन को हमने डील कर दिया है, ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं 1,000 रुपए से, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो करंट लाइबिलिटी, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो करंट असेट। कितना इंक्रीज हो रहा है 1,000 रुपीज से, तो 1,000 रुपीज आपने एड अप कर लिया। फिर करंट असेट हमारा 1,000 रुपए से बढ़ रहा है, इन्वेंट्रीज,
तो उसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, कितना 1000 रुपीज से, इसको वापस माइनस कर देंगे। ओके, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को तो हमको करना है इग्नोर, इसको देखना ही नहीं है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस करना पड़ेगा 500 से, तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, 500 से इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड अप करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहे हैं 500 रुपए से, सब कुछ बढ़ ही रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये ये सब बढ़ रहा है इसके अंदर, तो 500 रुपये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंस को, तो माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, लिखना पड़ेगा इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, कितना 500 रुपीज से, तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 500 से 500 कैंसिल आउट हो गया, 1000 से ये 1000 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2000, तो यहाँ पे नेगेटिव 2000 रुपीज आ रहा है हमारे पास में, और यही क्या रहेगा हमारे पास में, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना 18,200 रुपीज, और ये प्लस का बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर इसके बाद में हमारे पास में कुछ टैक्स पेड दिया होता, टैक्स पेड दिया होता तो मैं टैक्स पेड को क्या कर देता, माइनस कर देता यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में रेशियो से, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो सर ये अपन को टर्टर के बारे में पूछ रहे हैं, हाँ जी। फिर नेक्स्ट है एवरेज कलेक्शन पीरियड एसीपी के बारे में पूछा जा रहा है, एसी, हाँ जी एसीपी। फिर नेक्स्ट है एवरेज पेमेंट पीरियड, ये थोड़ा सा कट गया यहाँ पे जो मैंने साइड में लिखा हुआ है, एवरेज पेमेंट पीरियड, तो एपीपी। देखिए एपीपी निकालने के लिए आप लोगों को टप्टर पता होना चाहिए, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपन लोगों को दी हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बच्चे ये सेल्स होता है। क्रेडिटर दिए हुए हमारे पास में क्लोजिंग के, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, परचेज दे रखा है, और ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। ध्यान सुनना, आरबीएससी ऐसे काम करती है कभी कभी, आपको रिसीवेबल दे देगी, मतलब आपको रिसीवेबल दे दिया, बिल रिसीवेबल दे दिया, कितना 40,000, और ट्रेड रिसीवेबल भी दे दिया 40,000। अब ध्यान से सुनना, जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वो डेटर प्लस बीआर से ही तो मिलके बनता है। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास में 40,000 है, डेटर कितना है मालूम नहीं, बिल रिसीवेबल है 40,000 रुपीज, और ये है जीरो, ये जीरो दे रखा है, इसका मतलब तो ये हो ना, बिल रिसीवेबल हमारे पास में 40 है और ये भी 40 है, तो डेटर हमारे पास में कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो आपको बिल रिसीवेबल को देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल को देखना है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बिल रिसीवेबल और डेटर दोनों आ जाते हैं, और आपको ये सारा जो फिगर दे रखा है ये क्लोजिंग का फिगर दे रखा है, ये सारे क्लोजिंग के फिगर दे रखे हैं, समझे, ये 31 मार्च के फिगर है। अगर आरबीएससी बिल रिसीवेबल की जगह यहाँ पे सिर्फ डेटर दे देती, तब उस केस के अंदर आपको 40,000 40,000 को दोनों को एडअप करके लिखना पड़ता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, सर हम लोग पहले जैसे ही देखते हैं टर्नओवर, टर्नओवर मतलब टर्न कर दो, फॉर्मूले को चेंज कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब नीचे लिखेंगे हम लोग एवरेज, किसका एवरेज, जो हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ पे लिख लेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तब निकलता है जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का डेटा गिवन हो, यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ क्लोजिंग का डेटा गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे नीचे का लेने वाले हैं, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल लेने वाले, और ऊपर जो आइटम लेते हैं वो नीचे वाले से जुड़ी हुई होनी चाहिए। बताइए ट्रेड रिसीवेबल किससे जुड़े हुए होते हैं, सर सेल से, जब सेल करते हैं तभी तो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, लेकिन कौन सी सेल, क्रेडिट में सेल करोगे तब आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल आएंगे, तो ऊपर आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, नेट क्रेडिट सेल। क्वेश्चन में देखते हैं नेट क्रेडिट सेल्स है या नहीं है, सर क्वेश्चन के अंदर नेट क्रेडिट सेल्स भी नहीं दिया हुआ है, तो मान लीजिए जितना भी सेल्स हुआ है 6 लाख रुपीज का पूरा क्रेडिट में हुआ है, ठीक है, ये नोट एग्जाम में देख के आना पड़ेगा, वी हैव अज्यूम्ड ऑल द सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस, सारी की सारी सेल्स को हमने क्रेडिट में माना है, 6 लाख रुपीज की सेल्स है, होल डिवाइडेड बाय रुपीस, होल डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है 40,000। अब देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ होता डेटर, ट्रेड रिसीवेबल की जगह दे देते डेटर, तो उस सिनेरियो के अंदर मैं इसको और इसको दोनों को एडअप करके लिखता, बट यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ क्या दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल जो है वो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास में ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर प्लस बीआर दोनों कितने होते हैं,
ये है 0 और ये है 40,000 और ये भी कितना है 40,000। मतलब इस हिसाब से हमारे डेटर बिजनेस के अंदर है ही नहीं, तो मैं सीधा ट्रेड रिसीवेबल लेके चलूंगा कितना 40,000। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 40,000 रुपीज। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्या आंसर आपके पास में 15 टाइम्स आ रहा है? चेक कर लेते हैं। 6 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, आंसर आ गया 15 टाइम्स। ठीक है, अब अपन को एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। सुनिए, पीरियड मतलब साल कितने दिन का होता है या कितने महीने का होता है? सर साल होता है 365 डेज का, है ना। पीरियड बोला, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूले बना दो। पीरियड मतलब 365, और कलेक्शन, कलेक्शन किससे करते हैं हम लोग? डेटर से करते हैं। और डेटर का रेशियो का नाम क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो हमको ये बताता है कि डेटर हमको कितनी बार पैसा साल के अंदर देते हैं। कितनी बार देते हैं सर? 15 बार देते हैं। और साल में दिन कितने होते हैं? 365। जब मैं 365 को डिवाइड कर दूंगा 15 से, तो हमारे पास में आ जाएगा 24.33 डेज। मतलब डेटर हमको साल में 15 बार पैसा देते हैं, और हर 24 दिन के अंदर हर डेटर हम लोगों को पैसा दे देते हैं। अब एग्जाम के अंदर कभी पूछ लेके हाई रहना अच्छा होता है या लो रहना? ये जितना हाई रहता है उतना अपने लिए अच्छा रहता है, और ये जितना लो रहेगा वो उतना अपने हमारे लिए अच्छा रहेगा। मतलब हर 24 दिन से पैसा आ रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात कब हो जाएगी? जब आप 40 दिन में एक बार पैसा रिसीव करोगे डेटर से, तो ये जितना हाई रहेगा वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, जितना कम रहेगा वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। चलिए, अब आते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड के ऊपर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 365 डेज। और पेमेंट किसको करते हैं? क्रेडिटर को। क्रेडिटर का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रेड पेबल। तो यहाँ पे नीचे लेना पड़ेगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालें? तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये अपन को पूछा नहीं है, तो मैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो वर्किंग नोट में निकालता हूँ। ऊपर ले लेंगे हम लोग नेट क्रेडिट परचेज होल डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, सॉरी, एवरेज ट्रेड पेबल या फिर क्लोजिंग ट्रेड पेबल। अब क्रेडिट परचेज कितना है? सर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो 3,50,000 को आप ये मान लो कि सारी की सारी परचेज किसमें हुई होगी? क्रेडिट में हुई होगी। 3,50,000 को रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल कितना है हमारे पास में? बिल्स पेबल है हमारे पास में 30,000 का, और क्रेडिटर है 50,000 के, तो दोनों को एड अप कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल। ये बिल्स पेबल जो दे रखा है ये क्लोजिंग का है, साल के एंड वाला बिल्स पेबल है, और क्रेडिटर भी साल के एंड वाला है। इन दोनों को जब आप एड अप करोगे ना 30 और इन दोनों को, तो आपके पास में 80,000 आ जाएगा, वो आपके पास में होगा क्लोजिंग ट्रेड पेबल। तो 80,000 को रख देंगे नीचे, 80,000 को रख दीजिए नीचे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3,50,000 डिवाइडेड बाई 80,000, आंसर आ रहा है 4.375। और 365 को डिवाइड कर देंगे 4,375। 365 डिवाइडेड बाई 4.375, इतना आंसर आ रहा है 83.4 डेज। हालांकि 83.43 आ रहा है ऐसे आंसर, तो आप राउंड फिगर के अंदर भी करके लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसके अंदर कौन से बातें ध्यान में रखनी है? अगर एग्जाम में आपको सेल्स देता है या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप अज्यूम कर लेना सारा का सारा किस पे है? क्रेडिट पे। एग्जाम में आपको परचेज देगा, तो आप मान लेना सारा का सारा किस पे है? क्रेडिट पे है। ठीक है, और ऑल फिगर्स, सारे के सारे फिगर जो है हमारे पास में वो कौन से वाले हैं? क्रेडिट वाले हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास में ओपनिंग का फिगर गिवन नहीं होता तो हम लोग क्लोजिंग का डेटा लेके भी काम चला लेते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? एम और एन दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है उनका 3:2। बैलेंस शीट दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर है, पार्टनर से। ठीक है, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फिक्स एसेट है। ओके, नीचे दे रखा है हमारे पास में ऑन 1 अप्रैल 2022 ओ वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। ओ को एडमिट कर लिया गया। ही गेट 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, बिजनेस के अंदर उसको 1/3 शेयर मिल रहा है। वो लेके आ रहा है 50,000 रुपीज की कैपिटल और 30,000 रुपीज गुडविल का। अच्छा, तो बिजनेस के अंदर टोटल 80,000 रुपीज लेके आ रहा है। ठीक है, फिक्स एसेट रीवैल्यूड, वैल्यूड एट 2 लाख। फिक्स एसेट पहले कितनी थी? 50,000, अब कितनी होगी? 2 लाख। मतलब 50,000 से हमारी फिक्स एसेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। ओके, प्रोविजन आपको 5% मेंटेन करना है डेटर के ऊपर। ओके, क्रेडिटर को इंक्रीज कर दिया गया है 10,000 से पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ओके, ध्यान सुनिएगा। अब एग्जाम के अंदर एडमिशन के क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्री करनी है, तो कैसे टैकल करें ऐसे क्वेश्चन को? ध्यान सुनिए, सबसे पहले चालू हो जाइए लाइब्रेरी साइड से। लाइब्रेरी साइड में देख लीजिए जितने भी प्रॉफिट है लॉस है आप क्या कर दोगे? जो पार्टनर्स बैलेंस शीट में उनके अंदर बांट दीजिए। ठीक है, ये ट्रिक है। जितने भी
प्रॉफिट्स और लॉस होते हैं जो पार्टनर्स बैलेंस शीट के अंदर उसके अंदर ही बंटता है, या फिर जो प्रॉफिट हमारे पास में बैलेंस शीट में दे रखा है वो ओल्ड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जितने भी लॉस होंगे सारे के सारे किसमें बढ़ेंगे, पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएंगे, जो बैलेंस शीट वाले पार्टनर्स है या फिर ओल्ड में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो हमको प्रॉफिट दे रखा है या ना लॉस दे रखा, तो यहाँ की कोई एंट्री होने वाली नहीं। अब आ जाते हैं नीचे, पहला पॉइंट दे रखा है नया पार्टनर जो है 1/3 शेयर के लिए गुडविल और कैपिटल लेके आ रहा है। चलिए उसकी एंट्री कर देते हैं। नया पार्टनर कौन है, ओ। एंट्री किससे हो जाएगी, देखिए क्या दे रखा है, कैश दे रखा है, तो मैं सारी की सारी एंट्री किससे करूंगा, कैश से पास आउट करूंगा। तो पहली एंट्री हमारे पास में क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना पैसा लेके आ रहा है ये, 80,000 रुपीज लेके आ रहा है। 50,000 रुपीज तो ये कैपिटल का लेके आ रहा है, 30,000 रुपीज गुडविल का लेके आ रहा है। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग बांट देंगे, किसके बीच में बांट देंगे, पुराने पार्टनर्स के अंदर, ना ना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अंदर। ये गुडविल जो बढ़ती है हमारे पास में, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट के आनी है। दो ही तो चीज है, अगर पार्टनर जा रहा है तो गुडविल गेनिंग रेशियो में बढ़ेगी, और पार्टनर आ रहा है तो गुडविल किसमें बढ़ेगी, सेक्रीफाइसिंग में। बाकी सब ओल्ड रेशियो के अंदर ही बढ़ता है। चलिए, कौन कौन पार्टनर है हमारे पास में, एम और एन। तो यहाँ पे आ जाएगा एम्स कैपिटल और यहाँ पे आ जाएगा एन्स कैपिटल। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे पार्टनर कैप गुडविल लेके नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, तो यहाँ पे हम उसका क्या करते थे, करंट अकाउंट ओपन कर देते थे। ठीक है, और वही करंट अकाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में आता था, क्योंकि हम उससे पैसा मांगते थे। हाँ जी, बताइए कितनी कैपिटल है, 30,000 रुपीज की उसकी गुडविल है। अब उसको बांट देंगे हम लोग 3:2 में। सर 3:2 में क्यों बांटेंगे, क्योंकि कंडीशन नंबर फर्स्ट, या फिर अगर अपन को कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर ये नहीं बताया कि इसने ये अपना हिस्सा किससे लिया, तो हम ये मान के चलते हैं आपको जो 1/3 शेयर है किसने दिया होगा, पुराने पार्टनर ने अपने पुराने रेशियो के अंदर ही दिया होगा। तो इस सिनेरियो के अंदर जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 ही है, तो 3:2 के अंदर बांट देते हैं। कितना आंसर आ जाएगा, इट विल बी 18,000 एंड 12,000। ठीक है, अगर एग्जाम में बोल दे गुडविल आपने विड्रॉ करी है पार्टनर ने, तो पार्टनर ने अगर गुडविल विड्रॉ करी है तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। हाँ जी, ये वाली एंट्री पास आउट करनी पड़ती है अगर उन्होंने गुडविल विड्रॉ कर ली होती थी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल उन्होंने बिजनेस के अंदर रिटेन करके रखी है। मतलब गुडविल को आपने बिजनेस के अंदर रिटेन करके रखा है, रिटेन करके रखा है मतलब नया पार्टनर गुडविल लेके आया और गुडविल बांट दी, और वो पैसा बिजनेस के अंदर ही पड़ा रहा, उन्होंने बिजनेस से विड्रॉ नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट, ये वाली एंट्री होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में फिक्स एसेट की एंट्री। अब ये जो तीनों पॉइंट है ये रीवैल्यूएशन के पॉइंट है। आप एग्जाम के अंदर क्या करना, छोटा सा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट रफ के अंदर या फिर पेज के कहीं पे भी पेंसिल से बना के आ जाइएगा। ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बच्चे ये भूलेंगे कि प्रॉफिट की एंट्री कैसे करनी है और प्रॉफिट कितना आया कि किस में कितना कितना बटेगा, वो बच्चे भूल जाते हैं इसके अंदर। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर जनरल एंट्री पूछे तो बच्चे असेट की बढ़ने घटने की तो एंट्री कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट की एंट्री कर नहीं पाते। तो आप एक काम कीजिएगा, प्रॉफिट की एंट्री के लिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दीजिएगा। फिक्स एसेट को वैल्यू किया गया है 2 लाख रुपीज पे, तो फिक्स एसेट को हम लोगों को बढ़ाना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 50,000। एग्जाम में अगर आपको पूछ ले कि रीवैल्यूएशन का नेचर क्या है, तो आप बोल देना रीवैल्यूएशन का नेचर नॉमिनल नेचर होता है, और इसका दूसरा नाम होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, हालांकि इसमें पूछा नहीं है लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हमारे पास फिक्स एसेट बढ़ा है, तो फिक्स एसेट बढ़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 रुपीज। ऐसे रफ में एक बार पेंसिल से बना के देख लीजिएगा। अब पीबीडी 5% मेंटेन करने हैं डेटर्स के ऊपर। ठीक है, डेटर कितने हैं हमारे पास में, 30,000 रुपीज के। 30,000 का 5% कितना होता है, 1,500 रुपीज। बच्चे फटाफट इसका प्रोविजन बना देंगे, लेकिन एक बार जरा चेक कर लेना इस डेटर का कोई ऑपोजिट साइड में प्रोविजन तो नहीं दिया हुआ है। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे पीबीडी दे देंगे आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे देंगे। समझ में आ रहे हैं? वो यहाँ पे ना दे करके दूसरे ऑपोजिट साइड में भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो वो माइनस होता है, मतलब वो इस साइड की आइटम है, तो इस साइड में आपको प्रोविजन दे सकते हैं। तो आपको प्रोविजन देख के चलना है एग्जाम के अंदर। 1,500 का प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बनाने के लिए क्या करेंगे, और क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना आ जाएगा अमाउंट, 1,500 रुपीज। यहाँ पे आ जाएगा टू पीबीडी, कितना, 1,500।
नेक्स्ट हमारे पास में देखा क्रेडिटर इंक्रीज्ड बाय 10,000, क्रेडिटर बढ़ गए, लाइबिलिटी है क्रेडिटर, तो यहाँ पे आ जाएगा टू क्रेडिटर 10,000 रुपीज। तो रीवैल्यूएशन के अंदर क्या लिख देंगे, टू क्रेडिटर। मैं एक ही एंट्री के अंदर दोनों को लिख देता हूँ, टू क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज, और ऊपर आ जाएगा 11,500। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इधर सर हो रहा है 50,000 और इधर हो रहा है हमारे पास में 11,500। इधर है 50,000 और इधर है 11,500। 50,000 में से 11,500 माइनस करेंगे तो 38,500 बचता है। चेक कर लेते हैं, माइनस 11,500 इज इक्वल टू 38,500। तो यहाँ बच रहा है 38,500। ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसके किसके बीच में बटेगा, एम और एन के बीच में बटेगा। और किस रेशियो के अंदर बटेगा, ओल्ड रेशियो के अंदर बटेगा। सिर्फ गुडविल ही अपने पास में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती, बाकी सब ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 38,500 टू एम्स कैपिटल, टू एन्स कैपिटल। किस रेशियो में बांट रहा हूँ मैं, ये ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना हमारे पास में, 3:2 वाट इज जरा डिवाइडेड बाय 5:3। तो यहाँ पे आ रहा है 23,100, यहाँ पे आ रहा है 15,400। ओके सर, ग्रैंड टोटल लेने की जरूरत है नहीं, अगर आपके पास में एग्जाम में टाइम बचे लास्ट में एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आप ग्रैंड टोटल लेके आ सकते हैं। चलिए सर, बिना इसके बनाए भी हम लोग क्या टोटलिंग कर सकते हैं प्रॉफिट की, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। इधर देखिए, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से हुआ, 50,000 से। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ, 11,500 से। तो डेबिट और क्रेडिट को मैच कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 38,500 से और डेबिट करना पड़ेगा, और पार्टनर्स को क्या कर देंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्रेडिट कर देंगे। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए भी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, सुमन लिमिटेड ने इशू किया है, सुमन लिमिटेड इशूड फॉर अ पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर। कंपनी जो है 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है। अगर यहाँ रुपीज लिखा होता तो मतलब 10,000 रुपए के शेयर इशू किए जा रहे हैं, और 100 रुपीज मतलब उसको 100 रुपीज से डिवाइड करना पड़ता था। इस सिनेरियो के अंदर हम लोग फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर जो है 100 रुपए का है, एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। तो फेस वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 100 रुपीज की है। इशू प्राइस कितना है, 150 है, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है हमारे पास में, 50 रुपीज का है। पेबल 30 रुपीज एप्लीकेशन के ऊपर देने हैं, अलॉटमेंट के ऊपर देना है 70 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम इसके अंदर जुड़ा हुआ है। अगर बोल दे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम को छोड़ के, तो मतलब इसके अंदर 50 रुपीज ऐड करना पड़ता है उस केस के अंदर। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब इसके अंदर 50 रुपए जुड़े हुए हैं, तो फेस वैल्यू का हिस्सा है 50, 20, और बाकी का जो कॉम्पोनेंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। फर्स्ट कॉल 20 रुपीज है, सेकंड कॉल 20 रुपीज है। आइए जरा चेक कर लेते हैं, 30, 70, 100, 100 और ये 40, 140, 10 रुपीज अभी बच रहा है, मतलब थर्ड कॉल भी होगी इसके अंदर। ठीक है, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अच्छा, जो बाकी के 10 रुपए है वो कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगेगी। तो सर ये कौन सी कैपिटल होगी, इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। मतलब कंपनी बोल रही है कि जो भी पैसा हमारा अनकॉल्ड है, जो हम अभी नहीं मांगे, कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। ये आपके मॉडल पेपर में पूछा भी था क्वेश्चन के अंदर। एप्लीकेशन आ गई हमारे पास में 18,000, ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। एप्लीकेशन 3,000 को तो रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा रिटर्न भी कर दिया है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट व मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन ऑन द प्रो डाटा बेसिस। बाकी के 15,000 को हम लोगों ने 10,000 शेयर दे दिए हैं। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब एक्सेस जो पैसा है वो आपको अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट करना है। ऑल द एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट राजेश डिपॉजिटेड डिमांड मनी ऑन टाइम। राजेश को छोड़ के सब लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया। राजेश को अलॉट हुए थे 60 शेयर्स। ही फेल्ड टू डिपॉजिट अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर लिए गए हैं। ध्यान सुनिएगा, उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर दिए गए हैं, मतलब सेकंड कॉल उससे मांगा ही नहीं गया होगा। तो बाकी बचे हुए शेयर होल्डर से हम लोगों ने सेकंड कॉल का पैसा मांगा होगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, चलिए पहले हम लोग एक टेबल बना देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 30 रुपए का है, अलॉटमेंट कितने का है, 70 रुपीज का है, जो कि हमारे पास में 20 + 50 होता है। फिर फर्स्ट कॉल आ जाएगा, फिर सेकंड कॉल आ जाएगा। फर्स्ट कॉल भी है 20 का, ये भी है 20 का। राजेश नाम का एक शेयर होल्डर है, उसने ये पैसा दिया, ये पैसा दिया, ये पैसा उसने नहीं दिया, सॉरी ये वाला पैसा भी उसने नहीं दिया है, और उसके शेयर क्या कर लिए गए हैं, फोरफिट कर लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब जब भी शेयर फोरफिट होते हैं तो मैंने आप लोगों को बोला है, आपको क्या निकालना है, CPU। सी का मतलब क्या होता है, कॉल्ड अप। देख लीजिए कितना पैसा कॉल्ड अप है, कितना पैसा पेड अप है, कितना पैसा अनपेड है। क्या इस सिनेरियो के अंदर कॉल्ड अप पेड अप अनपेड से काम चल जाएगा क्या, नहीं। कॉल्ड अप पेड अप अनपेड से हमारा काम नहीं चलने वाला। क्यों कॉल्ड अप पेड अप अनपेड से काम क्यों नहीं चलने वाला, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है। उसने कुछ पैसा ज्यादा एक्स्ट्रा पे कर दिया होगा, तो हम लोगों को एक अलग से वर्किंग नोट बना के देखना पड़ेगा। चलिए
पहले जनरल एंट्री कर देते हैं। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? पहली एंट्री हमेशा होगी इशूड से, मतलब पहली एंट्री होगी अप्लाइड से। अप्लाइड मतलब कितना एप्लीकेशन आपके पास में आ रहा है। अगली सारी एंट्री आप किससे करोगे? अलॉटेड से या इशूड से, कि कंपनी कितनी शेयर दे रही है। ठीक है, चलिए पहली एंट्री हो जाएगी हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना आ जाएगा? 18,000 एप्लीकेशन आई है और 30 रुपीज है उसके ऊपर, तो 5,40,000। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 5,40,000। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास में? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हम लोग क्या करेंगे? शेयर को अलॉट करेंगे, लेकिन शेयर अलॉट कितने करने वाले हैं हम लोग? हम लोग सिर्फ 10,000 शेयर्स को ही अलॉटमेंट देंगे, मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 3,00,000 रुपीज। और हम लोग क्या कर देंगे? बाकी बच्चे कुछ लोगों का पैसा रिफंड करेंगे, लेकिन कुछ का ही हम लोगों को रिफंड करना है। कैसे सर? इधर देखिए, हमारे पास में है अप्लाइड और यहाँ है अलॉटेड। पहली कैटेगरी, जिन्होंने 3,000 शेयर मांगे उसको हमने कुछ भी शेयर नहीं दिए, और बाकी बचे कुछ जिन्होंने 15,000 शेयर मांगे होंगे उनको हम लोगों ने 10,000 शेयर दिए होंगे। तो अलॉटमेंट का रेशियो क्या हो गया? 3:2। अप्लाइड टू अलॉटेड का रेशियो क्या रहने वाला है हमारे पास में? 3:2 रहने वाला है। ठीक है, और ये कैटेगरी भी, इस कैटेगरी को हम लोगों ने क्या किया है? इस वाले को तो हमने किया है रिजेक्ट, और इस वाले को हम लोगों ने प्रो राटा बेसिस के ऊपर शेयर्स को अलॉट किया है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या करना है? हम लोगों को रिफंड करना है पैसा। तो रिफंड करने के लिए क्या करेंगे? पहली एंट्री की रिवर्स एंट्री मारेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा रिफंड करेंगे? 3,000 शेयर्स के ऊपर हमारे पास में 30 रुपीज के हिसाब से 90,000 एक्सेस आया, तो हम लोगों ने वो पैसा रिफंड कर दिया। अब इधर देखिए, 5,40,000 हमारे पास में आया, 3,00,000 रुपीज हम लोगों ने पैसा कैपिटल के अंदर एडजस्ट कर लिया या ट्रांसफर कर दिया। अभी भी हमारे पास में 2,40,000 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ा है। हाँ जी, हाँ। और 90,000 हम लोगों ने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। तो 240 में से अगर 90,000 हम लोग रिफंड कर देते तो हमारे पास में कितना पैसा बचता है? 1,50,000। ये 1,50,000 हमारे पास में अभी भी एक्स्ट्रा पड़ा है, तो इस पैसे को क्या करना पड़ेगा? अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भूलिएगा मत, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। 10,000 शेयर्स के ऊपर हम 70 रुपीज तो मांगेंगे अलॉटमेंट का, तो कितना आ जाएगा? 7,00,000 रुपीज। और कैपिटल के सामने हमेशा जाती है हमारी फेस वैल्यू, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा? 2,00,000 रुपीज हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50, कितना हो जाएगा? 5,00,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब नरेशन क्या लिखेंगे सर? पहले वाले का नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 18,000 शेयर्स, बीइंग शेयर्स अलॉटेड टू द शेयर होल्डर। 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए 30 रुपीज के हिसाब से। फिर अगली वाली एंट्री हो जाएगी हमारे पास में, बीइंग बीइंग एक्सेस मनी रिफंडेड टू द शेयर होल्डर, और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, चलिए अब हम लोग कर देते हैं एक्सेस एडजस्ट। जो भी पैसा हमारे पास में एक्सेस आया है वो एक्सेस को एडजस्ट करेंगे। कितना पैसा एक्सेस आया हुआ हमारे पास है? 1,50,000। तो एक्सेस एडजस्ट करने की एंट्री क्या है? एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे, तो ऊपर लिख देना एप्लीकेशन, नीचे लिख देना अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इसका अमाउंट कितना है? 1,50,000 रुपीज। एग्जाम में आपको इसका अमाउंट दिखा के आने की जरूरत नहीं है कि अमाउंट आप लेके कैसे आए, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 5,40,000 हमारे पास में आया था, जिसमें से 3 लाख रुपए के हम लोगों ने शेयर दे दिए, कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। बाकी का 90,000 रुपीज हम लोग रिफंड कर चुके हैं, तो बाकी बचा कुछ पैसा हम लोगों ने अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे? अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन कर रही है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी यहाँ पे अलॉटमेंट आना चाहिए, नहीं सॉरी, एप्लीकेशन ही आना चाहिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए, अलॉटमेंट के ऊपर आप मांगते कितना थे? 7,00,000 रुपए, लेकिन 1,50,000 रुपए तो हमारे पास में एक्स्ट्रा आया हुआ था। तो बताइए अब नेट नेट आप अलॉटमेंट के ऊपर कितना मांगते हो? 5,50,000 रुपीज मांगते हैं। और यहाँ पे क्या है? कॉल्स इन एरिया। अब बच्चे क्या करते हैं? कॉल्स इन एरिया में लिखते हैं 60 शेयर के ऊपर हम लोगों को 70 रुपीज नहीं मिला। आप ये काम मत कीजिएगा एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब भी आपके पास में एक्सेस पैसा एडजस्ट होगा, जब भी आपके पास में एक्सेस पैसा एडजस्ट होगा, उसके जस्ट बाद होंगे नाटक।
नाटक मतलब एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट हुआ, उसके बाद में जस्ट आ रहा है कॉल्स इन एरियर, तो उस सिनेरियो के अंदर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अमाउंट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उस शेयर होल्डर का भी हमारे पास में एक्स्ट्रा पैसा आया होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बताइए। हम लोग मांगते कितना है? हम लोग मांगते हैं 5,50,000 रुपये मांगते हैं। कितनों से मांगते हैं पैसा? सर ये पैसा हम 10,000 शेयर से मांगते हैं। तो बताइए उस 60 शेयर से हमने कितना पैसा मांगा होगा? 5,50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60। इधर आंसर आ रहा है 3,300। इसको माइनस कर देंगे 5,50,000 में से, तो हमारे पास में आ रहा है 5,46,700। ओके, मतलब 3,300 हमको पैसा नहीं मिला, बाकी का पैसा हम लोगों को मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करने की एंट्री क्या होती है हमारे पास में? इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है शेयर? 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख। पैसा रिसीव करने की बारी आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक शेयर होल्डर ने हम लोगों को पैसा नहीं दिया है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना? 2 लाख। और यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 60 शेयर्स के ऊपर उसने 20 रुपीज नहीं दिया होगा, मतलब उसने 1,200 रुपये नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,98,800। हाँ जी, 1,98,800 हम लोगों को पैसा मिल चुका है। ओके, चलिए। सर यहाँ पे आप लोगों ने आपने 60 मल्टीप्लाई बाय 20 क्यों किया? क्योंकि इस कॉल्स इन एरियर से पहले हमारे पास में कुछ भी पैसा एक्सेस नहीं था। अगर कुछ भी पैसा एक्सेस नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे? सीधा मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देंगे। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं वो अप्लाइड था कि अलॉटेड। अच्छा हाँ, अलॉटेड। अब इधर भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? अलॉटेड। अगर यहाँ पे उसने अप्लाइड लिख दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस वाले रेशियो से निकालना पड़ेगा आंसर। ठीक है सर, वो कैसे निकालते हैं? इधर देखिए। अप्लाइड कितना है हमारे पास में? लिखेंगे अप्लाइड और यहाँ लिखेंगे अलॉटेड। सो उसको अलॉट हुए हैं। अप्लाइड टू अलॉटेड का रेशियो क्या है हमारे पास में? जो हमसे 3 शेयर मांगता है हम उसको 2 शेयर देते हैं। तो मतलब जिसने 60 शेयर लेके रखे हैं तो उसने मांगे कितने शेयर होंगे? तो क्या करेंगे? 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90। अच्छा, मतलब उसने 90 शेयर मांगे होंगे तब जाके उसको कितने शेयर मिले होंगे? 60 शेयर मिले होंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलिए, अब क्या करना है? अब शेयर का फोर फीचर करना है। अब हम लोगों को करना है फोर फीचर। सर फोर फीचर क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट कॉल के बाद में उसका फोरफिट कर लिया है सारा का सारा पैसा। इधर देखिए, राकेश ने डिपॉजिट कर दिया। राकेश ने डिपॉजिट नहीं किया पैसा, तो राजेश अमाउंट, सॉरी यहाँ पे देखिए, ही वॉज अलॉटेड 60 शेयर, ही फेल्ड टू डिपॉजिट अलॉटमेंट मनी। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। ही शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद में उसका पैसा फोरफिट कर लिया गया, उसके शेयर भी जब्त कर लिए। तो फोर फीचर की एंट्री क्या होती है हमारे पास में? फोर फीचर की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो भी कैपिटल उसको इश्यू करी गई थी हम लोग उसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर हम लोगों को नहीं मिलता है तो हम उसको क्या करने वाले हैं? डेबिट करने वाले हैं वापस। और यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा टू शेयर फोर फीचर। जो भी पैसा उसने पे कर दिया होगा वो पैसा हम शेयर फोर फीचर अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, और टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, बताइए कितने शेयर है उसके पास में? उसके पास में 60 शेयर मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, कितना पैसा कॉल कर लिया गया है उससे। चलिए चेक करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर 30 रुपीज, 70 रुपीज, 100 रुपीज, 100 प्लस 20। आप बोलेंगे 120। जी आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि कॉल्ड अप के अंदर हम लोग सिर्फ क्या देखने वाले हैं? हम लोग सिर्फ फेस वैल्यू देखने वाले हैं। कॉल्ड अप के अंदर फेस वैल्यू देखेंगे, पेड अप के अंदर फेस वैल्यू देखेंगे, अनपेड में भी फेस वैल्यू देखेंगे। पहले आप लोग सिर्फ फेस वैल्यू का काम करोगे। इधर देखिए, आप पहले ऐसा सा ये काम करोगे। 30 रुपीज एप्लीकेशन पे कॉल किया, 20 रुपीज अलॉटमेंट पे कॉल किया और फर्स्ट कॉल के ऊपर भी कितना कॉल किया? 20 रुपीज। तो 30 + 20 50, 50 + 20 70। तो कॉल्ड अप हमारे पास में कितना हो गया? कॉल्ड अप हो गया हमारे पास में 70 रुपीज का कॉल्ड अप हो गया है। पेड अप कितना हमारे पास है? पेड अप सर यही है 30 रुपीज। तो पेड अप है यहाँ पे हमारे पास में 30 रुपीज। तो अनपेड कितना हो गया? अनपेड हो गया हमारे पास में सर ये 20 और 20। तो अनपेड हमारे पास में 40 है। मतलब फेस वैल्यू का 40 रुपीज मांगा, 30 रुपीज मिल गया और 40 रुपीज नहीं मिला। अब चेक करिए सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है
या नहीं मिला है? सर सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास में हमको नहीं मिला है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप लोगों को अनपेड के साथ में जोड़ना पड़ेगा 50 रुपीज। हाँ जी, जोड़ेंगे। हाँ जी सर। अब इधर देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 रुपीज, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 70 इज 420। हाँ जी, 4200, 4200। शेयर फॉर प्रीमियम में कितना आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में यहाँ पे आ जाएगा 50 रुपीज, 60 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आ रहा है, 3000 रुपये आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो मैं यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय उसका 40 रुपीज नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मेरे को 90 रुपए के हिसाब से पैसा दिया होगा, तो मैंने उसके 90 रुपए के हिसाब से ही उसका पैसा, 90 शेयर के हिसाब से ही उसका पैसा जब्त किया होगा, सॉरी, 90 शेयर के हिसाब से ही मैंने उसका पैसा जब्त किया होगा। और कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आ जाएगा? देखिए, कॉल्स इन एरियर के अमाउंट के लिए आप ये काम कीजिएगा कि जो भी आपके कॉल्स इन एरियर में आ रहा है 1200 रुपए और 3300 रुपए, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ रहा है, 4500। तो कॉल्स इन एरियर में सर टोटल आ रहा है हमारे पास में 4500। मैंने क्या किया, जस्ट 3300 को और 1200 को जोड़ दिया, तो टोटल कितना आ गया, 4500 रुपये आ गया। अब बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो आप, इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 7200, उसमें से 4500 को माइनस कर दीजिए, 7200 माइनस 4500, यहाँ पे आ रहा है 2700 रुपये, यहाँ आ रहा है हमारे पास में 2700 रुपये। सर इस वाले आंसर को एक बार वेरीफाई करके बता दीजिए कि यहाँ पे 2700 रुपये कैसे आ रहा है। इधर देखिए, और उसने जब शेयर मांगे थे तो उसने कंपनी से 90 शेयर मांगे थे, और एप्लीकेशन का पैसा उसने कंपनी के पास में कितना जमा किया होगा, 30 रुपीज जमा किया होगा, मतलब उसने 2700 रुपये जमा किए होंगे कंपनी के पास में, और कंपनी ने 2700 रुपये को फोरफिट करके रख लिया है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब अपन को री इशू के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके शेयर को री इशू करते नहीं, फोरफिट करके कंपनी के पास में ही रख देते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों को बोला है कि आपको सेकंड कॉल की भी एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेकंड कॉल का पैसा भी कंपनी ने मांगा है, सेकंड कॉल का 20 रुपीज मांगा है, और बाकी बचा कुचा कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगेगी थर्ड कॉल का पैसा। चलिए, अब सेकंड कॉल का पैसा मांग लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे सिर्फ बोला है जनरल एंट्री करो, तो सेकंड कॉल की भी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर पॉइंट है, बच्चे यहाँ गड़बड़ करेंगे। सेकंड कॉल का पैसा मांगेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल मत लिखना, क्योंकि थर्ड एंड फाइनल कॉल है वहां पे। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना आ जाएगा, 20 रुपीज आ जाएगा। लेकिन अब हमारे पास में शेयर कितने रह गए, पहले हमारे पास में 10,000 शेयर थे, उसमें से 60 शेयर को कंपनी ने वापस ले लिया है, तो अब कंपनी के पास में इफेक्टिवली 9,940 शेयर ही हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9,940, 9,940 मल्टीप्लाई बाय 20, वो आ रहा है हमारे पास में 1,98,800, 1,98,800। ओके। अब कंपनी जब पैसा रिसीव करेगी तो रिसीव करते टाइम पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,98,800, 1,98,800। सर यहाँ कॉल से नहीं क्यों नहीं आए, क्योंकि जो ऐसे शेयर होल्डर थे जो हमको पैसा नहीं दे रहे थे, उन शेयर होल्डर को हम लोगों ने कंपनी से ही हटा दिया, उनसे शेयर हम लोगों को वापस ले चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को इसका वर्किंग नोट करवाना चाहता हूँ। वर्किंग नोट देखिए, हमारे पास में अप्लाइड स्टू अलॉटेड कितना था, अप्लाइड स्टू अलॉटेड था 3:2। उसके पास में कितने शेयर थे, 60 शेयर, तो मतलब उसने मांगे कितने शेयर होंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90, मतलब उसने कंपनी को 90 शेयर्स के हिसाब से पैसा दिया होगा। तो बताइए एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है, 90 शेयर के ऊपर हम लोगों को 30 रुपीज मिला है, तो मतलब उससे 2700 रुपये मिला होगा। हाँ जी, माइनस कर देंगे उसमें एक्चुअल रिसीव, एक्चुअली कितना रिसीव्ड होना चाहिए था हमको पैसा, हमको सिर्फ 60 शेयर के ऊपर 30 रुपीज के हिसाब से पैसा रिसीव होना चाहिए था, कितना, 1200 रुपीज, नहीं 1800, और हमारे पास में क्या 900 रुपीज एक्सेस आ गया, 900 रुपीज एक्सेस आ गया, जी हाँ। अब जब मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, अब अलॉटमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अलॉटमेंट हम लोग कितने शेयर से मांगेंगे, 60 शेयर से मांगेंगे, लेकिन अलॉटमेंट के ऊपर कैपिटल का पैसा कितना मांगा है, 20 रुपीज, और अलॉटमेंट पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कितना मांगा है, 50 रुपीज। तो इन दोनों से हम लोगों ने पैसा कितना मांगा, अलॉटमेंट का मांगा है हम लोगों ने 1200, और यहाँ पे मांगा है हम लोगों ने 3000। ठीक है, हाँ जी 3000। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो ये आपके पास में पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है 900 रुपीज का, ये पैसा सबसे पहले एडजस्ट होगा कैपिटल के अंदर,
जो भी हमारे पास में एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ होता है वो सबसे पहले एडजस्ट होता है कैपिटल के अंदर, फिर उसके बाद में एडजस्ट कहाँ से होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। मान लीजिए अगर यहाँ पे 900 की जगह हमारे पास में 1500 रुपीज एक्सेस आया हुआ होता, तो ये 1500 रुपए में से सबसे पहले 1200 रुपए तो कहाँ चले जाते, कैपिटल को एडजस्ट करने में चले जाते, बाकी का 300 रुपए कहाँ चला जाता, हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए चला जाता। तो बताइए उस केस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव कितना होता, 2700 रुपए। तो जब आप फोर फीचर की एंट्री करते हैं ना, तो फोर फीचर की एंट्री के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम को 3000 नहीं लिखते, उस केस के अंदर आप लिखते 2700 रुपए। समझ में आ रही है बात। जो भी हमारे पास में एक्सेस पैसा होता है वो पहले एडजस्ट होता है कब, कैपिटल के ऊपर, जो अगली जो कैपिटल आप मांगने वाले हो उसके ऊपर एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद में सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप एडजस्ट करते हो वो पैसा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर। कंपनी शेयर इशू कैसे करती है उसका प्रोसेस समझा दीजिए। गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी व्हेन द शेयर्स आर इशूड फॉर ए पेमेंट ऑफ ए फिक्स एसेट। ध्यान सुनिए यहाँ पे बोला है फिक्स एसेट के बदले में अगर आप अपने शेयर इशू करते हो तो उसका प्रोसेस समझा दीजिए, उसकी जर्नल एंट्री भी करके बता दीजिए। जर्नल एंट्री करके बतानी है, तो आइए कर लेते हैं। ये मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ आप लोगों को। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। पहला स्टेप क्या होता है, कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। सेकंड स्टेप क्या होता है, कंपनी एप्लीकेशन को इन्वाइट करती है तो कंपनी के पास में एप्लीकेशन आ जाती है। फिर थर्ड, कंपनी क्या कर देती है, अलॉटमेंट कर देती है। तो ये प्रोसेस होता है, तीन प्रोसेस। ये आपको डायग्राम फॉर्म में भी मैंने समझाया होगा। अब इसके अंदर बीच में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे कि सेबी के पास में रिक्वेस्ट डालेगी, सेबी से एप्लीकेशन रिसीव, मतलब सेबी से परमिशन लेगी। फिर उसके बाद में हमारे पास में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम लोगों को लिस्टिंग करनी होगी तो एक स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन लगती है। तो वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। आपको तो बस यही ध्यान रखना है कि तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस होता है, उसके बाद में कंपनी एप्लीकेशन लाती है, फिर कंपनी अलॉटमेंट दे देती है। अगर कंपनी अलॉटमेंट करती है तो कंपनी देती है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। जिस भी शेयर होल्डर को शेयर मिल जाते हैं तो कंपनी लेटर ऑफ अलॉटमेंट देती है, और जिस भी शेयर होल्डर को शेयर नहीं मिलता है तो कंपनी भेजती है लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब कंपनी जिस शेयर होल्डर को शेयर नहीं देती तो लेटर ऑफ रिग्रेट भेजती है, ठीक है। शॉर्ट में आप इसको समझा के आइएगा एग्जाम के अंदर। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं मान के चल रहा हूँ 2 नंबर इसका होगा और 2 नंबर इस जनरल एंट्रीज का होगा। जनरल एंट्री आप लोगों को करनी है फिक्स एसेट को परचेज करने की। तो फिक्स एसेट को जब परचेज करते हो तो एंट्री क्या होती है हमारे पास, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। हम लोग वेंडर से सामान परचेज करते हैं, सेट परचेज करेंगे तो वेंडर से करेंगे, और वेंडर को जब पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और वो शेयर अगर हम लोग प्रीमियम पे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, और वहां पे एग्जाम में नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन करके बताइएगा। ये आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ये आपको पूरा का पूरा लिख के आना है एग्जाम के अंदर। समझा। चलिए। ओके, चलिए मॉडल पेपर के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप कर लेते हैं। कंपनी ने इशू किए हैं 1008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच पेबल एज अंडर। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 1 लाख रुपीज के डिबेंचर, तो उस केस के अंदर ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख रुपए के डिबेंचर है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। यहाँ फेस वैल्यू से डिवाइड करके हम लोग नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं, लेकिन जब परचेज कंसिडरेशन होता है, जब पेमेंट करते हैं, तो उस केस के अंदर हम लोगों को इशू प्राइस से डिवाइड करना पड़ता है। चलिए, राम लक्ष्मण लिमिटेड नाम की कंपनी है, ठीक है। 1000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, तो हमारे पास फेस वैल्यू कितनी आ गई है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू 100 रुपए की है। इशू प्राइस कितना है, अब क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं इशू प्राइस 100 ही मान के चल रहा हूँ, और आरवी भी कितना मान के चल रहा हूँ, 100। ठीक है, रिडीमेबल वैल्यू भी 100 ही हमारे पास में। एप्लीकेशन पे 30 रुपीज है, अलॉटमेंट में 40 है, इंक्लूडिंग डिस्काउंट। अच्छा हाँ, इंक्लूडिंग डिस्काउंट इग्नोर बिकॉज क्वेश्चन में परसेंटेज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट नहीं दिया है। मतलब हमारे पास में ये दिया हुआ ही नहीं है कि कंपनी कितने परसेंट के डिस्काउंट पे इशू कर रही है, और यहाँ पे लिखा है इन्होंने इंक्लूडिंग डिस्काउंट। तो मैं इसको इग्नोर मार के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, 20 रुपए फर्स्ट कॉल के ऊपर और सेकंड और फाइनल कॉल के ऊपर 10 रुपए। एप्लीकेशन हमारे पास में आई है 2000 शेयर्स की, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है इस केस के अंदर। ऑल द एप्लीकेशन वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, सबको प्रो राटा बेसिस के ऊपर करती है। मतलब जिस भी शेयर डिबेंचर होल्डर ने 2 शेयर मांगे होंगे उसको एक शेयर ही अलॉट हुआ होगा। समझ में। देखिए हमारे पास में 2000 एप्लीकेशन आ रही है और हम शेयर कितने देने वाले हैं, 1000। तो अप्लाइड कितना है हमारे पास में, 2000 इज टू अलॉटेड। अलॉटेड कितना है, 1000, तो 2:1 का रेशियो बन गया हमारे पास में। हाँ जी, सारा का सारा पैसा, ऑल द ऑल एप्लीकेंट्स डिपॉजिटेड, ये डिपॉजिटेड होना चाहिए, डिपॉजिटेड देयर अमाउंट, डिमांड अमाउंट ऑन टाइम, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री करनी है। आइए चलिए जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी,
पहली एंट्री होगी अप्लाइड से, बाकी सब क्या होगी अलॉटेड से। पहले हमारे पास में एप्लीकेशन कितनी आई उसके हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे, फिर बाद में सारी की सारी एंट्री जो हम करेंगे वो अलॉटेड के हिसाब से करेंगे। और ये सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर सारी की सारी एंट्री अप्लाइड से करते हैं। भाई जितने शेयर मांगेगा उससे ही हम लोग सारी की सारी एंट्री कर देंगे। चलिए पहली एंट्री हो जाएगी हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन है, 2000 एप्लीकेशन हमारे पास में आ रही है, मल्टीप्लाई बाय कितना एप्लीकेशन का अमाउंट है 30 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ जाएगा 60,000, 60,000। नेक्स्ट हमारे पास में क्या एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मत कीजिएगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हम लोग कब करते हैं, जब लमसम का केस होता है तब। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंटेज डिबेंचर है हमारे पास में, 8% डिबेंचर टू 8% डिबेंचर कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 कमिंग अराउंड 30,000। सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिबेंचर को अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर कितना है 1000 डिबेंचर के ऊपर हम लोग अलॉटमेंट का 40 रुपीज मांगेंगे। हाँ जी 40 रुपीज है, 40 रुपीज मांगेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000 रुपीज। अब सुनिए, अगर डिस्काउंट होता, मान लेते 10,000 रुपए का, 10 रुपए का डिस्काउंट होता, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10,000 रुपीज। हाँ जी, और यहाँ पे कितना लिखते हैं 30,000 रुपीज लिखते हैं। चलिए, और डिबेंचर के सामने तो फेस वैल्यू आती है हमेशा, तो इसके सामने तो आप हमेशा फेस वैल्यू ही लिखते हैं। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि हमारे पास में पैसा एक्सेस कितना है। पहली एंट्री में हमारे पास में 60,000 रुपीज आया, लेकिन हमने शेयर कितने के डिबेंचर कितने के दिए, 30,000 के डिबेंचर में पैसा ट्रांसफर किया है। तो हमारे पास में अभी भी क्या 30,000 रुपीज एक्सेस आया हुआ है। हाँ जी हाँ, तो 30,000 रुपीज एक्सेस आया तो उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के ऊपर। तो एडजस्ट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जो भी एप्लीकेशन का पैसा था अब वो आप अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट करोगे, तो डिबेंचर अलॉटमेंट 30,000 रुपीज। और अभी भी 10,000 रुपए बाकी पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने 40,000 रुपए मांगा था और 30,000 रुपए हमारे पास में एक्सेस आया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रोराटा बेसिस पे। तो प्रोराटा बेसिस के ऊपर मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी एक्सेस पैसा है हम अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 10,000, 10,000। ओके, फिर नेक्स्ट एंट्री हम लोग किसकी करेंगे, फर्स्ट कॉल की करने वाले हैं। नेक्स्ट एंट्री किसकी हो जाएगी, फर्स्ट कॉल की, डिबेंचर फर्स्ट कॉल। आप फर्स्ट ऐसा नहीं बनाएंगे एग्जाम के अंदर, आपको पूरा लिखना है FIRST फर्स्ट टू डिबेंचर 8% डिबेंचर कितना है अमाउंट 20 रुपीज का, तो 1000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पे आ गया 20,000 रुपीज। अब पैसा रिसीव करेंगे, तो रिसीव करते टाइम पे क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज। सेकंड कॉल की एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास में, सेकंड कॉल की भी सेम ही एंट्री रहेगी, बट सेकंड कॉल के अंदर हम लोग लिखने वाले सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। लेकिन सेकंड कॉल के अंदर हमारे पास में अमाउंट 10 रुपीज का है। सेकंड कॉल में हमारे पास में अमाउंट 10 रुपीज का, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, यहाँ पे भी 10,000, 10,000, 10,000। यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल, और यहाँ पे भी हम लोग लिखने वाले हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। आप एग्जाम में SECOND ये पूरा सेकंड लिख के आएंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब सर नरेशन क्या हो जाएंगे, नरेशन बता दीजिए। पहली एंट्री के अंदर नरेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर अगली नरेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, फिर इस वाले के अंदर लिखेंगे हम लोग बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फिर नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, ठीक है। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।